मॉर्निंग सर। हेलो, गुड मॉर्निंग। आप लोगों ने पॉइंटर बना लिए? ये सर। हम्म। मैडम की क्लास हम लोग तीन नहीं सर। 3 बजे से ही करेंगे। एक्चुअली उनको जितना टाइम चाहिए तो वो मॉर्निंग में एडजस्ट नहीं हो पा रहा, तो इस वजह से बिकॉज हमको टेस्ट डिस्कशन भी करने हैं और मॉर्निंग में द हिंदू की क्लासेस भी करनी है, तो इस वजह से उनको 3 बजे का ही टाइम अलॉट किया गया है। आगे से 3 बजे ही द इन्वायरमेंट की क्लास होगी, ठीक है? और लॉन्ग क्लासेस के लिए रेडी रहिए। रिकॉर्डिंग सेशन। रिकॉर्डिंग सेशन के लिए हम लोग इस क्लास के बाद बात करते हैं, ठीक है? रिकॉर्डिंग सेशन के लिए हम लोग इस क्लास के बाद बात करते हैं, या ये डिस्कशन कर लेते हैं, फिर इसके बाद आप लोग टाइम टाइम डिसाइड कीजिए कि किस और टाइम में किया जा सकता है, बिकॉज उनको घंटे 1.5-2 घंटे में शायद उनका नहीं होगा, उनको लंबी क्लास ही करनी होगी थोड़ी, तो उस वजह से, बिकॉज वो जल्दी सिलेबस ख़त्म करना चाह रहे हैं, इस वजह से ये आपके हित में है। रिकॉर्डिंग सेशन के लिए आप लोग टाइम अपने से थोड़ा सा 6 बजे के बाद कर सकते हैं क्या? सर कर सकते आप लोग बताइए, अगर हैं। 6 एक 3 घंटा दूँ? 3 के पहले भी कर सकते हैं, 6 के बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 2 घंटे में, 3 घंटे में नहीं, एक एक घंटे दोनों सेशन का, ठीक है? सर बीच में दोनों में टाइम खाली रख कर सकते हैं हाँ, जैसे बीच दो में कर सकते हैं, 1 से 3 कर आपका सकते हैं। डिस्कशन खत्म हो जाएगा तो उसके जस्ट बाद स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, मॉर्निंग में कर सकते हैं। क्योंकि मॉर्निंग इवनिंग में खत्म हो। मॉर्निंग में द हिंदू के बाद भी कर सकते हैं। मतलब देखो, मैनेज करना पड़ेगा, या 2 सेशन अलग अलग करके कर सकते हैं कि एक सेशन 1 घंटे का एक टाइम में कर ले, एक सेशन 1 घंटे का एक अलग टाइम में कर ले, ये कर सकते हैं। हम बात करेंगे इस बारे में, ठीक है? लेकिन 3 से 6 के बीच में नहीं होगा, बिकॉज वहाँ पे 3 से 5, 5:30 इस तरह से मैडम की क्लास होगी। कभी कभी 6 भी बजेगा, तो 6 से 8 कर सकते हैं। इस पे हम बात करेंगे। आप लोगों ने पॉइंटर बना लिया? हाउ वाज द पेपर? टफ था सर। यूपीएससी में इस तरह के सरप्राइजेस होते हैं कि जैसे 2018 का पेपर था, उसमें केवल 75 नंबर ही कट ऑफ गए थे। 2023 2023 के पेपर में केवल 75 कट ऑफ गए थे। वैसा इसलिए हुआ बिकॉज पेपर का जो लेवल है ना, वो अचानक इंक्रीज हो गया। इसमें कुछ नए नए क्वेश्चन भी आपको मिले होंगे ना? यस सर, बॉक्स टाइप। इस तरह के क्वेश्चन हाँ सर। इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी ने पहले पूछे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछे, हाँ, लेकिन उनकी संख्या कम थी, बिकॉज वो अकेले 3-4 मिनट लेता है, तो इस वजह से थोड़ा सा उसमें समय लग सकता है। और 1-2 क्वेश्चन रीजनिंग टाइप के थे, 2 क्वेश्चन थे रीजनिंग टाइप के, तो उन पे ये सब हम बात करेंगे। चलिए, कौन कौन डिस्कस करेंगे उनको हम फाइल शेयर कर देते हैं। बताइए, डिस्कशन कौन कौन करेगा? भावना और पूजा। पूजा, ठीक है। पूजा बेटा, नंबर क्यों नहीं बढ़ रहा? हम्म? मुझे समझ नहीं आ रहा है सर, कहाँ से क्यों? बढ़ाया करेगा। पढ़ते नहीं हैं, याद नहीं करते हैं, याद नहीं करते हैं, ऐसा हो सकता है। हाँ सर, याद नहीं होती है, पढ़ते तो हैं हम। हम्म, यही दिक्कत होगी, याद करने की कोशिश नहीं करते हैं, तो तुमको रिकॉर्डिंग सेशन का कोई लाभ हो रहा है कि नहीं? फिर होना चाहिए, होता है सर वहाँ पे। वो उसका तो होना चाहिए, बिकॉज तुम याद करके नहीं पढ़ते, तो तुमको याद करने के लिए रिकॉर्डिंग सेशन में फ़ायदा होना चाहिए। नहीं सर, मुझे चीज़ें याद ही नहीं हो रही। हम्म, बात करेंगे इस बारे में। मुस्कान प्रेजेंट? मुस्कान पॉइंटर बनाए? ज्योति मंडल पॉइंटर बनाए? यस सर। अंजनी पॉइंटर बनाए? यस सर। और किसका बना है पॉइंटर? उसको हम फाइल भेजेंगे। सर रहमत। रहमत आपको भी भेजते हैं। सर मेरे भी बने हुए हैं, बट तो क्वेश्चन मुझे आपसे पूछने हैं, वो कैसे बनानी है। अनुभव इंग्लिश का अभी पीडीएफ थोड़ी देर में आ जाएगा,
तो वो हम आपको थोड़ी देर में भेजते हैं। हिंदी का चाहिए तो तुरंत मिल जाएगा। हिंदी पढ़ लेते हो, समझ लेते हो? यस सर, समझ लेते हैं। ठीक है, हिंदी में भेज देता हूँ। इंग्लिश का फाइल आप मुझे ये सेशन समाप्त होने के बाद याद दिलाना, तो मैं आपको भेजता हूँ। ओके सर। तो यूपीएससी में इस तरह के सरप्राइजेस होते हैं कि पेपर थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स होता है, लाइक दिस। और आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वैसे टफ हों। पेपर का लेवल अभी भी 4 आउट ऑफ 5 ही है। जिसके भी 80 मार्क्स हैं, 80 किसके किसके हैं? 80 फिर पापा बोला, बस। जिसके भी 80 मार्क्स हैं वो समझिए कि वो गुड मार्क्स हैं इस पेपर में। हाँ, बाकी थोड़ा सा इसमें आपके नंबर कमाने के एक कारण पैटर्न के अलावा और क्या हो सकता है कि आपकी कवरेज ना हो उस टॉपिक में। जैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया आप लोग उतना ढंग से करते नहीं हैं। क्या मैं ठीक हूँ? यस यस सर। सर, यस सर। जो जो एनसीईआरटी की क्लास 12 की कंटेम्प्रेरी नॉट इंडिया पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी के बाद भारत की राजनीति, वो वाली एनसीईआरटी से इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन हैं। और उसी के रेफरेंस के बेसिस पर कुछ एडिशनल सोर्सेज पर भी क्वेश्चन हैं। जैसे काफ़ी पहले मैंने एक किताब राम गुहा की पढ़ी थी, इंडिया आफ्टर गांधी। तो उसके कुछ रेफरेंसेस हैं जो कि मुझे याद थे, तो उनको मैंने सर्च करके शेयर किया था कि हमको यहाँ से क्वेश्चन बनाइए। तो उनसे क्वेश्चन बने हैं, वो हमने शेयर किया था कंटेंट, तो उससे क्वेश्चन इसमें हैं। रीजन रीजन बिकॉज इसमें अंडरस्टैंडिंग इन्वॉल्व होती है। इस पेपर में फैक्ट नहीं ना के बराबर रहे होंगे, मतलब यस सर, फैक्ट्स नहीं है, थोड़े बहुत मतलब डेट क्रोनोलॉजी उस टाइप के फैक्ट रहे होंगे, लेकिन वो भी ऐसे इजी नहीं थे कि आप उनको इजीली कुछ कर सको। यस सर। सर कॉन्सेप्ट पे पकड़ जिसकी होगी कि हमको समझ में आती हैं, कोई चीज़ें हैं, ये चीज़ें नहीं हैं, जैसे हम लोग बात करेंगे। आइए आप लोग शुरू करिए। कौन शुरू करेगा? हमने शेयर कर दिया है पीडीएफ। सर, नए पैटर्न में जो अपने क्वेश्चंस डाले हुए थे, इसमें एक बॉक्स है, एक बीसी करके, तो वो थोड़ा बस लेंदी था पढ़ने में, इस वजह से हम लोग पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से देख के यूपीएससी में रखेंगे। पहले भी जो क्वेश्चन उसमें आए हैं तो वो 4 स्टेटमेंट फॉर्मेट में ही रहे हैं। यस सर। तो अभी वो हमारे में क्या है यस कि सर, हम डिफ़िकल्टी या ईज़ीनेस के हिसाब से नहीं जाते हैं। आप देखेंगे अगर आप आराम से समय देके पढ़ेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि क्वेश्चन कठिन है। यस सर, यस क्वेश्चन लेंदी है, सर, यस सर, लेंदी क्वेश्चन होता है। मतलब वो समय की ज़्यादा डिमांड कर रहा है बस, यस सर, बाकी कठिन नहीं है। एक क्वेश्चन में 3 मिनट दिए तो वो बड़ी सही हो गए। क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है। रीज़न ये है, कठिन सरल का इरादा नहीं है हमारा, कवरेज का इंटेंशन होता है और उसी चीज़ को अलग तरीके से पेश करने का होता है। जैसे जो वन लाइनर वाले फैक्ट हैं उनमें आपके गलत हुए होंगे, उसके पीछे रीज़न ये है कि वो वैसे फैक्ट नहीं है। हम अभी बात करेंगे, आप लोग आराम से खुलकर चर्चा कीजिए, और सब क्वेश्चन डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी आपको लगता है इसको हम पास कर सकते हैं तो आप बताइए, उसको हम पास कर देंगे। हर एक क्वेश्चन डिस्कस करने का कोई मोटिव तो है नहीं। जहाँ पे हम वैल्यू एडिशन ले सकें उन पर हम फोकस करेंगे, लेकिन पहला क्वेश्चन जरूर डिस्कस करेंगे। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? पूजा। हाँ, पूजा से शुरू करते हैं। यस सर। नेहरू लियाकत समझौते 1950 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह समझौता मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा और पूर्वी पाकिस्तान से भारतीय राज्यों में शरणार्थियों के आने के जवाब में साइन किया गया था। यह सही है। दूसरा, सरदार पटेल ने विचारधारा से जुड़ी अपनी राय के बावजूद इस समझौते का समर्थन किया, खासकर हथियारबंद लड़ाई को बढ़ाने से रोकने के लिए। यह भी सही है। और तीसरा है, इस समझौते में भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में आपसी जिम्मेदारियों के साथ माइनॉरिटी कमीशन बनाने का प्रावधान था। यह भी सही है। चौथा, इस समझौते का तुरंत नतीजा यह हुआ कि भारत पाक रिश्ते खासकर कश्मीर मुद्दे पर हमेशा के लिए नॉर्मल हो गया। यह गलत है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको इतिहास नहीं पता, अंडरस्टैंडिंग जिसको कहते हैं, फिल्म लेवल का, मूवी लेवल का भी नहीं पता, तो समझिए फिर ये आपका नहीं सही होगा। जैसे आप आसानी से जानते हैं कि स्टेटमेंट 4 गलत है। सर ये पता था, दूसरा मुझे कंफर्म नहीं हो रहा है। बाकी 3 में आपको अंडरस्टैंडिंग लगाना पड़ेगा कि जैसे सरदार पटेल वाला स्टेटमेंट थोड़ा सा ट्रिकी है, जबकि वो सही है। सर ये तो फैक्ट होगा ना, ये
सरदार नहीं, इसको फैक्ट कैसे कह सकते हैं? हमको समझना पड़ेगा कि क्या बैकग्राउंड है और उसमें सरदार पटेल ने क्यों वो चीज़ें की होंगी। इसे हम फैक्ट नहीं कह सकते। अगर हमको अंडरस्टैंडिंग है, ये कोई ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स फैक्ट नहीं है। अगर हमको ये अंडरस्टैंडिंग है कि उस समय वायलेंस को रोकना और कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेट होने से रोकना, ये मेन मोटिव रहे होंगे, तो इस समय हो सकता है सरदार पटेल ने इस चीज़ को समर्थन दिया हो। ठीक है, फाइन। तो ठीक है, चौथा इसमें हमको पता है कि जो नॉर्मलाइजेशन था वो टेम्परेरी था और कश्मीर का इशू आज तक बना हुआ है। चलो आगे। अगला है, रियासतों के एकीकरण से जुड़ी इन घटनाओं का सही समय के हिसाब से लगाएं। पहला है अब देखो, रियासतों को एकीकरण जो लोग तारीखें देख के याद कर रहे हैं उनको ये फैक्ट लगेगा, और जिनको उस समय के इश्यूज पता हैं उनको ये पार्शियली फैक्ट लगेगा और पार्शियली इसमें कॉन्सेप्ट दिखाई देगा। एम आई राइट? भाई ये आप जानते हैं कि जोधपुर का एकीकरण, जूनागढ़ का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ हैदराबाद, कश्मीर, ये अपने आप में ट्रिकी इशू थे उस समय के, एज कंपेयर टू भोपाल, रीवा, ये आसान थे उस समय यूनिफिकेशन करना। तो उसी से एसोसिएटेड इसमें टर्म्स यूज किए गए हैं। अब आपको वहां पे फैक्चुअल ये लग सकता है कि ऑपरेशन पोलो किससे रिलेटेड है, तो लेकिन हम इसे कठिन नहीं कह सकते, बिकॉज जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि हाँ ये चारों इशू अपने आप में हैं। ये कोई ऐसा हिडन बात नहीं है कि आप जानते नहीं कि अच्छा ये कहाँ से आ गया, ये नहीं है। लेकिन अगर आपकी कवरेज कम है, अगर यही टॉपिक मैंने फंडामेंटल राइट में दिए होते तो आपके नंबर थोड़े ज़्यादा आते, मतलब इसी स्टाइल का पेपर फंडामेंटल राइट में दिए होते, तो चूंकि वो आपने अच्छे से पढ़ा है मौलिक अधिकार, तो वहाँ पे आपके हो सकता है 80-90 तब भी आ जाते, 90-95। काफ़ी बड़ा कारण है कि आपकी कवरेज नहीं है, और कवरेज ना होने की वजह से इसमें आपको थोड़ा सा कवरेज करनी पड़ेगी। जब आप इसका पॉइंटर बनाएंगे ना तो आपकी 50% से ज़्यादा कवरेज हो जाएगी, बिकॉज इसमें जो है टॉपिक को काफ़ी डीपली कवर कर लिया गया है, ताकि आपको जो छोटे छाटे हों और यूपीएससी प्री में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो जरूर कवर हों। आप देखिएगा इस एरिया से अगर यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं या पास्ट में आए हुए हैं तो आप देखेंगे कि उनके आंसर यहाँ पे हैं। चलो बताओ कैसे सीक्वेंस तैयार करेंगे इसमें? सर इसमें पहले आएगा जूनागढ़, मुझे जूनागढ़ का डेट याद नहीं है, बाकी सबका याद है। डेट ना भी याद हो तो हमको ये तो पता है ना कि इनमें से कौन सा 48 में हुआ, कौन सा 47 में हुआ। सरदार पटेल पर एक फिल्म है यूट्यूब में, परेश रावल ने सरदार पटेल का एक्ट किया है। परेश रावल ने किया या बाबा ईरानी ने किया, आप चेक करना। तो यूट्यूब पे एक मूवी है, अगर आपने वो देखी होगी तो ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। जैसे यूएन कब पिक्चर में आया, ऑपरेशन पोलो किस समय लॉन्च हुआ, ये चीज़ें थोड़ी से, और नॉर्थ ईस्ट में किस समय से एक्सेशन हो रहे थे, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप इन चीज़ों को कर सकते हो। ठीक है, जैसे एक चीज़ और कि इसका आप एक्सप्लेनेशन देखना, इसका एक्सप्लेनेशन मामूली नहीं है, इस क्वेश्चन नहीं है, इस पूरे पेपर का एक्सप्लेनेशन जिन लोगों ने देखा वो मामूली नहीं है, वो सिर्फ आपको फैक्ट और कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहा, वो आपके दिमाग को नेविगेट कर रहा है कि क्या नॉर्मली सोचा जाता है, किस तरह से, तो ये आपको रियल प्रिपरेशन कराता है। इसीलिए हमने शुरुआत में जो किया, शुरुआत में हमने वैसे क्वेश्चन पूछे जैसे नॉर्मली यूपीएससी पूछता है, या थोड़े उससे सरल थोड़े उससे कठिन नहीं, लेकिन जो असली नजिंग है ना वो ये है, जिसे हम नजिंग कहते हैं ना, नजिंग, वो हाथी वाला पिक्चर याद आया, एलिफेंट नजिंग इट्स चाइल्ड, तो वो जो नजिंग है ना वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी, जो जिस तरह से प्री की प्रिपरेशन होती है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप ये 100 पेपर्स करिए, नज के पेपर पॉइंटर बना लीजिए, भले कुछ बहुत फैक्ट भूल जाइए तो भी आपका प्री होगा, ज़्यादा मत भूलिएगा कि हाँ ना हो। ठीक है, चलिए, क्योंकि हम तो कह देंगे कि आप पेपर उठाओ, उसमें टॉपिक हैं, कवर्ड हैं, इस बात की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसलिए अगर गलती हो भी तो ज़्यादा ना हो, कहीं 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाए अलग बात है, बाकी आप गलत मत करना ज़्यादा। तो प्रिपरेशन ज़्यादा मतलब स्ट्रैटेजिक तरीके से करने के लिए
ये नजिंग का फ़ायदा उठाइए। जैसे इसमें एक एक स्टेटमेंट क्या लिखा है, नीचे देखिए सब लोग। कई लोग ये मानते हैं कि ऑपरेशन पोलो जूनागढ़ जनमत संग्रह से पहले हुआ था, ऐसा नहीं था। ये जनरल बिलीफ होता है। क्यों बिलीफ होता है? सर बिकॉज ये हम तो लॉजिक लगाते हैं। सर अपोलो ऑपरेशन तो हैदराबाद से जुड़ा है ना? हाँ, ठीक है। चलिए पूजा एक्सप्लेन करो। सर इसमें जूनागढ़ मतलब जो अपोलो ऑपरेशन है ये हैदराबाद के साथ हुआ था, सैन्य कार्रवाई के साथ हुआ था, जो 17 सितंबर को हुआ था और उसी दिन विलय हो गया था हैदराबाद का हमारे भारत में। हम्म, और त्रिपुरा और मणिपुर का विलय 1949 में हुआ था, आज़ादी के बाद हुआ था। यस। और जूनागढ़ जनमत संग्रह है ये भी 1948 में हुआ था, हम्म, और शायद फरवरी में, हाँ फरवरी में हुआ था। हम्म। 1948 में क्या ही। और क्या हुआ? फरवरी में। और जम्मू और कश्मीर का जो विलय था वो 26 अक्टूबर 1947 को हुआ था। लेकिन इसमें कुछ और उसमें बात है। इसमें यूएन आया था। यूएन कब पिक्चर में आया? किसी के दौरान आया था ना सर? इसी के दौरान कैसे? 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। नहीं नहीं नहीं, उस समय तो ये कॉन्फ्लिक्ट था ही नहीं। यूएन कश्मीर पर ब्रोकरेज करने के लिए कब आया? जनवरी 1948। हाँ, 48 में, 1948 सब में। 91 आप जनवरी डेट का थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कब है। जनवरी मुझे ठीक से पता नहीं है। 1948 लेकिन सही है। अगर जनवरी 1948 है तो आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखकर तैयार करिए। ये क्लोज इवेंट है। हाँ, और बड़े बड़े इवेंट हैं ये, तो इस पे क्वेश्चन बनेगा, और बनेगा तो ऐसा ही बनेगा। ठीक, चलिए तीसरा। 1947-48 के भारत पाकिस्तान युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह लड़ाई पाकिस्तान के युद्ध की औपचारिक घोषणा के बजाय अनियमित कबीलाई मिलिशिया के इस्तेमाल से शुरू हुई। यह सही है। दूसरा है, यूनाइटेड नेशन की मध्यस्थता से हुए सीजफायर ने जम्मू और कश्मीर पर इलाके का विवाद औपचारिक रूप से सुलझा दिया। यह गलत है। औपचारिक रूप क्योंकि से कहाँ उन्होंने सिर्फ, सुलझाया? हाँ है उन्होंने ना, बस सीज फायर हुआ था बस, यस सर। विवाद खत्म नहीं हुआ। ठीक है। थर्ड। तीसरा है, युद्ध में भारत के मिलिट्री नतीजे को एक स्ट्रेटेजिक सफलता कहा जा सकता है, भले ही पाकिस्तान के मुकाबले उसकी कुल मौतें ज्यादा हुई। यह गलत है। क्योंकि क्योंकि पाकिस्तान में वायलेंस ज़्यादा हुआ है, यस, इंडिया में नहीं। ठीक है, इंडिया में वायलेंस कम हुआ है पाकिस्तान से। चौथा है, न्यूट्रल असेसमेंट के अनुसार भारत ने इस लड़ाई में अपना मुख्य मकसद हासिल कर लिया। यस। यह सही है। नेक्स्ट। जवाहरलाल नेहरू के राष्ट्रीय दर्शन और आर्थिक दृष्टिकोण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नेहरू के सोचे हुए मॉडर्नाइजेशन में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को सोशलिज्म और सांस्कृतिक सोच के साथ जोड़ा गया। यह सही है था। और दूसरा है, नेहरू के समय में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब था कि प्राइवेट सेक्टर को जरूरी इंडस्ट्री से पूरी तरह बाहर कर दिया जाए। यह गलत है सर। पूरी तरह बाहर नहीं किया गया था। क्योंकि ठीक है। हमारी मिक्स इकोनॉमी। हाँ, देख लीजिए कि क्वेश्चन कठिन है क्या? नहीं, बट अंडरस्टैंडिंग आपको बेसिक होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट। तीसरा, नेहरू की पॉलिसी में ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स और इंडस्ट्रियल कैपिटल को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। यह सही है। चौथा है, नॉन अलाइनमेंट को पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के प्रति नेहरू के कमिटमेंट के एक्सटेंशन के तौर पर सोचा गया था। यह गलत है। हेलो, ये स्टेटमेंट किसने समझ लिया था? तो मैंने समझ लिया था। कि दोनों अलग अलग मुद्दे हैं, इनको Yes, sir, जबरदस्ती दोनों जोड़ने अलग का अलग मतलब चीजें नहीं है। यस सर, अभी मैंने कहा ये तो काइंड ऑफ फोर्स स्टेटमेंट बनता है, इन्हें एक्सटेंशन ये उद्देश्य कोल्ड वार जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से नहीं। ठीक है। 5। भाषाई आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला,
दूसरा है स्टेटस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 ने राज्यों को मुख्य रूप से स्टेट्स भाषा स्टेट्स और बेटा, स्टेट्स लिखा है, राज्यों को। जाति हाँ मुख्य रूप से भाषा और जाति के आधार पर रीऑर्गेनाइजेशन किया, यह भी सही है। तीसरा है महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण दक्षिण भारत में भाषाई राज्यों के गठन से पहले हुआ था, यह गलत है क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात का मणिपुर निर्माण 1960 के आसपास हुआ है। यस सर। हाँ, तो और इस वजह चौथा से है 19 पहले शुरुआत में तो बॉम्बे प्रोविंस था ना। यस सर। हाँ जैसे बोलूँ ठीक है, तो यही चौथा, ये चौथा है तीसरा गलत है ना। चौथा है 1966 में पंजाब का बंटवारा 1956 की रीऑर्गेनाइजेशन के बाद भी भाषा के सिद्धांतों के लगातार इस्तेमाल को दिखाता है, यह भी अब सही है। देख लीजिए, आपको भले इसमें लगते हो कि तारीखों का क्वेश्चन है, तारीखों के साथ साथ उसमें जो उसका एक लिटरेरियन एस्पेक्ट है उसको जरा समझिए कि वो किन किन चीज़ों को किस तरह से रिलेट कर रहा है। ये नहीं समझेंगे तो हो सकता है तारीखें सही आपको पता हों और क्वेश्चन गलत हो जाए। पंजाब राज्य हिमाचल से अलग हुआ तो ये भी भाषाई आधार ही था, उसका कंटिन्यूएशन दिखा रहा है। ठीक है, चौथा सही है। चलिए, आप कौन पढ़ेगा? भावना पॉइंटर बनाए, यस सर। पढ़िए। सिक्स क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व काल से लेकर 1917 के दशक तक भारत में पार्टी प्रणाली के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है 1950 के दशक में कांग्रेस पार्टी का दबदबा बंटवारे के बाद मुस्लिम लीग के पतन से और बढ़ गया, ये सही है। सेकंड है आज़ादी से पहले भारत में कई पॉलिटिकल पार्टियां थी जिनकी ज़्यादातर रीजनल या सीमित सोच थी, ये भी सही है। थर्ड है स्वतंत्र पार्टी और कई सोशलिस्ट पार्टियां मुस्लिम लीग के आइडियोलॉजिकल एक्सेंट के तौर पर उभरी, ये कितना गलत कितना है। सिंपल सा है ना। यस सर। भाई आपको इतना तो पता है कि मुस्लिम लीग से प्रभावित नहीं थे ये लोग। गलत है, यस सर। ये कांग्रेस के गिरावट के कारण है। यस सर। फोर्थ है भारतीय जनसंघ सेक्युलर राजनीतिक अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी गलत है। अब इसमें किसको, कौन कौन लोग भारतीय जनसंघ जानते हैं क्या है? क्या सर? भारतीय जनसंघ जानते हैं, एनसीईआरटी में है सब। नो सर। आज की जो बीजेपी है, पहले इसी को भारतीय जनसंघ कहते थे और इनका सेकुलर आर्टिकुलेशन नहीं था उस समय, यस सर। हिंदूवादी था, हिंदू राष्ट्रवादी था। ठीक है, चलिए। तो एक फर्स्ट और सेकंड सही है। हाँ, थर्ड और फोर्थ गलत। सेवन दावे सी, साक्ष्य ई और परिणाम ओ के रूप ये में नए तरीके का क्वेश्चन है ना। यस अच्छे क्वेश्चन थे। हाँ, बट सर मेरा सही हुआ है, ये नेक्स्ट इसके बाद था वो मेरा गलत हुआ। इसका फर्स्ट है सी दावा, भारत ने 1970 के दशक की शुरुआत तक खाने की पुरानी कमी पर काबू पा लिया था। इसका सबूत ई, राज्य ने ऑपरेशन फ्लड के तहत HYV-20 मॉडर्न इनपुट इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट और डेयरी कोऑपरेटिव को बढ़ावा दिया। नतीजा ओ, भारत ने खाने और डेयरी के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल की, जिससे खाने के इंपोर्ट पर लंबे समय से चली आ रही निर्भरता खत्म हो गई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ई सी और ओ दोनों को सही ढंग से समझाता है। और पहला दूसरा कथन क्यों सही है? सर क्योंकि इससे ये मतलब ये 1970 तक सर ये हो गया था। ग्रीन रेवोल्यूशन लागू हो गया था 67 में, तो ये 70 के दशक में यानी कि 1980 तक जो है इंडिया फूड सेल्फ सफिशिएंट हो गया था, इसलिए पहली बात सही था। दूसरा क्यों सही है? हाँ ठीक, देखो हाईली एनसीईआरटी ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, इसीलिए खूब बार बार एनसीईआरटी पढ़ो। बट ये है कि एनसीईआरटी में कभी डेडिकेटेड कोई एक एनसीईआरटी नहीं ली जाती, हमको टॉपिक से मतलब होता है एनसीईआरटी चाहे जहाँ पे आए, चाहे जहाँ से हो। तो इस वजह से मतलब आप इन चीज़ों को करेंगे तो आपको ये सब मिल जाएगा एनसीईआरटी में। इसलिए जितनी एनसीईआरटीज हमने पहले बताई हैं उनको स्ट्रिक्टली आप लोग फॉलो करिए, इसमें से आपका काम हो जाएगा। सबके पास नई एनसीईआरटी है ना? यस सर।
Yes, sir. नई मतलब 2022 के पहले वाली, एकदम नई होने की ज़रूरत नहीं है। एकदम नई है तो वो भी ठीक है, लेकिन 2022 की पहले वाली ज़रूर होनी चाहिए। चलो तीसरा तो ठीक है। 8 क्वेश्चन। हाँ। नीचे दिए गए बॉक्स पर विचार करें। बॉक्स ए, सरकारी हस्तक्षेप, HYV बीजों और आधुनिक कृषि उपकरणों का परिचय। सर इसका मतलब ये मतलब नतीजा ये होगा कि गेहूं और चावल की जो पैदावार है उसमें तेजी से बढ़ोतरी हुई, और इसका जो है मतलब भारत में लंबे समय से चले आ रहे खाने के जो संकट था वो उसका हल हो गया। हम्म सेकंड है कृषि ऋण और वित्तीय सहायता का विस्तार। सर इसका मतलब ये हुआ कि जो ज़्यादा इनपुट वाली खेती थी उसको बेहतर तरीके से अपनाना। और सर इसका मतलब असर ये हुआ कि जो इंडो गंगा के मैदान थे उसमें अभी देखो है क्या इस क्वेश्चन में, फैक्ट सब सही है। कनेक्ट आप रिलेट कर लेते हैं कि नहीं, इसलिए ये नया है। ये सर इसमें एक स्टेटमेंट से अगर एक स्टेटमेंट भी आपका सही कनेक्ट हो जाता तो आंसर मिल जाएगा। आंसर बस मिल पढ़ने जाएगा, में थोड़ा टाइम लग रहा था। पढ़ने में टाइम तो लगेगा, ऑप्शन लेंदी ऑप्शन है। की सही में आसान, हाँ, पढ़ने में टाइम लग रहा तो अगर आप रिलेट कर लीजिए, 2-3 रिलेट कर लीजिए तो बाकी सब हो गया। एक दो गलत पाला, था। एक दो रिलेट कर ले रहे हैं, जैसे इसमें फर्स्ट से रिलेट कर। जैसे इसमें एक और चीज़ है कि अगर आप एक दो को गलत पा जाइए कि ये इसके साथ नहीं हो सकता, और ऑप्शन में जाकर उनको काट दीजिए तो ऑप्शन बचेंगे नहीं। यस सर। ठीक, तो समय बचाने के लिए इस तरह से कर सकते हैं। हाँ खैर बताइए, 1 किसके साथ जाएगा? सर फर्स्ट वाला जाएगा बी और सेकंड पॉइंट के साथ, बॉक्स सी में सेकंड पॉइंट के साथ। अच्छा, भारत लंबे तो फर्स्ट मतलब कि हाई HYV बीजों और आधुनिक कृषि उपकरणों का परिचय, गेहूं और बिल्कुल। और इसमें तीसरे में सर मतलब ये होगा भारत में जो लंबे समय से खाने का संकट था उसका हल हो गया, है ना। तो अगर आप इस तरह रिलेट करिए तो ये उतना डिफिकल्ट नहीं है, बट अंडरस्टैंडिंग इन्वॉल्व है। ठीक है। सेकंड है कृषि ऋण और वित्तीय सहायता का विस्तार। और इसमें इसमें तीसरा जो आएगा इंडो गंगा के मैदान में खेती बाड़ी का बढ़ना, है ना। यस सर। हाँ, और अगेन अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ऑपरेशन फ्लड के तहत डेयरी सहकारी समितियों को बढ़ावा, इससे दूध की उपलब्धता और जानवरों की जो प्रोडक्टिविटी उसमें तेजी से बढ़ोतरी हुई। और थर्ड में आएगा मतलब अनाज के इंपोर्ट पर निर्भरता में कमी, ऐसा। और सर ये जो थर्ड वाला ऑपरेशन है वो इजीली मतलब कनेक्ट कर पा रहे थे, जैसे डेयरी बेटा सहकारी देखो, जैसे जैसे ये सारे टॉपिक ना ऐसे हैं कि आप उनको जनरली जानते हैं, इसमें कोई इतनी डिफिकल्ट बात नहीं है। एनसीईआरटी अगर आपने मतलब 1-2 बार भी पढ़ी है तो इसमें याद रखने जैसा कुछ नहीं है। आपको याद कुछ नहीं रखना, सब नेचुरल तरीके से आप कर सकते हैं। खैर 9 इस पे आइए। क्वेश्चन। नीचे दिए गए 3 बॉक्स पर विचार करें। बॉक्स ए, क्षेत्र पहचान आंदोलन, नागाई। इसका बी बॉक्स में आएगा कि ये मतलब प्रत्यक्ष राज्य का दर्जा मिला इसे, फिर 1963 में राज्य का दर्जा मिला। हाँ देखिए, अब नागा हिल्स तो प्रत्यक्ष राज्य का दर्जा और 1963 में राज्य का दर्जा, तो ये तो देखो है क्या कि अगर आप इंडिया इन मेकिंग पे जाएंगे 1947 के बाद के इंडिया में, तो इस तरह के कुछ फैक्ट आपको पता होने चाहिए, जैसे नागालैंड का फॉर्मेशन, सिक्किम का भारत में पूरी तरह से इंटीग्रेशन, कश्मीर संबंधित जो थोड़े बहुत फैक्ट्स हैं तो वो थोड़े थोड़े आपको पता होना चाहिए। इसमें फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों इन्वॉल्व हैं। सेकंड खासी, जैतिया, गारो, पठार। बॉक्स बी में होगा असम के भीतर स्वायत्त राज्य, और बॉक्स सी में होगा 1972 में राज्य का। और अगर आपको इतना पता है तो सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। यस सर। ये 2 फैक्ट अभी जितने हमने बात की इसी से। सर अगर फर्स्ट ही पता है तो हो जाता है। नहीं, पता है। फर्स्ट में तो ये कि हाँ 1A1 पता है तो भी बाकी 1A1 का कॉम्बिनेशन नहीं है कहीं पे। यस सर। आप इसमें देखेंगे तो 1A1 का कॉम्बिनेशन और फिर कहीं नहीं है। तो नॉर्मली ये किस किस बच्चे पर इस तरह के क्वेश्चन चोट करते हैं, जो बड़ा देख के क्वेश्चन पढ़ते नहीं है। ऐसा CSAT में मैं कई बार फंस चुका हूँ कि मैथ का बड़ा सा क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं और बाद में पता चले तो कक्षा 3 स्तर का क्वेश्चन था, बस जैसा जैसा कर रहा था वैसे वैसे सोचना आंसर आ जाएगा, पेन चलाना नहीं। तो जो लोग बड़ा देख के पढ़ते नहीं हैं उनको इसमें थोड़ा सा नुकसान हो गया होगा, अदरवाइज इसमें कहाँ कुछ कठिन है।
अच्छा, लेंदी क्वेश्चन के पीछे पर्पज ये रहता है ना तुम्हारे टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए। पलक तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। मैं ये कह रही हूँ सर, इसमें मुझे ऑप्शन ही समझ नहीं आए थे कि कैसे क्या क्लिक करना है। अभी आ इसलिए गया? मैंने छोड़ी थी। अभी आ गया? यस सर, चलो ठीक, यस सर। चलो अगला क्वेश्चन पढ़े। ये 9th क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा अच्छा अच्छा, अभी मैंने पूरा अभी। नहीं हुआ, आइए वापस आते हैं। हाँ, थर्ड ऑप्शन है उत्तर पूर्वी पूर्व सीमांत एजेंसी, ये सब पहले केंद्र शासित प्रदेश, और बॉक्स सी में होगा 1986 में राज्य का दर्जा। ठीक है। मिजो हिल्स केंद्र शासित प्रदेश बी, बॉक्स बी में, और बॉक्स सी में होगा 1986 में राज्य का दर्जा। ठीक। 10। एक इनमें मिनट, से अब कौन रुको, अब इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ये तुम्हें लगते होंगे वन लाइनर, लेकिन इसमें अंडरस्टैंडिंग इन्वॉल्व है। वैसे नहीं कि आप कोई फैक्ट काट के क्वेश्चन एलिमिनेट कर देंगे। यस यस। हाँ चलिए। इनमें से कौन सा कथन 1975 में सिक्किम के एकीकरण के लिए भारत द्वारा अपनाई गई संवैधानिक रणनीति को सबसे सटीक रूप से समझाता है? सर ये होगा ऑप्शन बी, पूरी तरह से शामिल होने से पहले राजनीतिक एकीकरण को कानूनी बनाने के लिए एक ट्रांजिशनल संवैधानिक व्यवस्था का इस्तेमाल किया गया। अभी उत्तर हमें पता है तो ये कहना है कितना इजी है, अदरवाइज बाकी के ऑप्शंस में काटने में बड़ी नॉलेज चाहिए, यस सर। है ना। हमें जैसे ये पता होना चाहिए कि 1947 में सिक्किम वॉज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। ये सब तो पता होने पे ही होगा ना। अगर आपको Yes, sir. ये बात है कि आपको बहुत गहराई से बहुत माइन्यूट फैक्ट पता होने की जरूरत नहीं है, इसीलिए अंडरस्टैंडिंग बेसिक क्वेश्चन इनको कहा जाता है। 11 कौन पढ़ेगा? सर मैं पढ़ूं? नहीं है, रुकिए। और किसको हमने शेयर किया? मुस्कान को शेयर किया। हाँ जी, अंजनी को शेयर किया। अंजनी पढ़िए। पॉइंटर नहीं बना क्या? सर एक्चुअली मैं आज घर पे हूँ, नहीं पढ़ सकती, अच्छा मैं ठीक है, बैठा हूँ। रहमती आप पढ़िए। सर मेरे पास सिंगल फोन है। हाँ तो पढ़िए ना, आपके पास हमने पीडीएफ भेजा है ना, है। यस सर। पढ़िए। ओके सर। नीचे दिए गए बयानों में से कौन से ऊपर बताए गए समय के दौरान भारत के राज करने के तरीके में हुए सबसे बड़े बदलाव को सबसे अच्छे दिखाता है? सर इसमें फर्स्ट ऑप्शन है, भारत सोशलिस्ट इकोनॉमी में मार्केट ओरिएंटेड ग्रोथ स्ट्रेटजी की ओर बढ़ा। भारत ने कुछ ये सही समय नहीं के है, लिए यस सर, ये सही नहीं है। नेक्स्ट। भारत ने कुछ समय के लिए मिलिट्री रोक छोड़ दी, लेकिन सख्त नॉन अलाइंड रवैया बनाए रखा। ये भी सही नहीं है। तो ऑर्डर करेक्ट है बट आर्ट एंड 50। है ना। यस सर। नेक्स्ट। भारत ने अपनी कोल्ड वॉर पोजीशनिंग को फिर से बदलने के साथ साथ जोरदार क्षेत्र दखल को भी जोड़ा। क्षेत्रीय दखलों को जोड़ा। यस सर, ये सही। हाँ। भारत ने पारंपरिक मिलिट्री एक मिनट, क्षेत्रीय दखल का कोई एग्जांपल? बांग्लादेश में, ये तो बांग्लादेश वाला 1970 होगा। मालदीव में, मालदीव में राजीव गांधी ने सीआरपीएफ भेजी थी। तो श्रीलंका वाला नहीं है। श्रीलंका, हाँ श्रीलंका में आर्मीज गई थी। आई डोंट नो कौन सी आर्मी गई थी, लेकिन गई थी आर्मी। ठीक है। और मालदीव में पुलिस भेजी गई थी। ऑपरेशन अजय था ना। तो ये अपने आप में रीजनल इंटरवेंशन किया है, क्षेत्रीय दखल किया है भारत ने, तो इसीलिए सबसे सटीक आंसर होगा सी। भारत एक बाकी है सर, भारत ने पारंपरिक मिलिट्री और डिप्लोमेटिक तरीके से के बजाय न्यूक्लियर रोकथाम का प्राथमिकता नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यस सर। नेक्स्ट।
घटना और उसके तुरंत होने वाले राजनीतिक नतीजे के हिसाब से इनमें से कौन सा जोड़ा सबसे सही मैच करता है? नाथू ला संघर्ष 1967 सिक्किम पर चीनी नियंत्रण की बहाली में है। क्या कहते हो, क्यों गलत है? तो इसमें चाइनीज फोर्सेस रिट्रीट करेंगी, इसमें चाइनीज फोर्सेस पीछे गए थे। रिट्रीट पीछे ले गए। ठीक है, और भारत में तो नेक्स्ट। फिर वर्ष का अंत है। इंदिरा गांधी ने जन राजनीतिक आधार को मजबूत करना। पढ़िए, फिर से पढ़िए। सर, फिर वर्ष का अंत है। इंदिरा गांधी के जन राजनीतिक आधार का मजबूत होना। इंदिरा गांधी का चूंकि पॉलिटिकल बेस मजबूत था, इसीलिए वो प्रिवी पर्स का अंत कर पाई। यस, ये सही है, अदरवाइज हो नहीं पाता। क्योंकि राजाओं के पास भी अपना अपना जनाधार था। आपको पता है कि आज भी ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके परिवार को मध्य प्रदेश के गुना के क्षेत्र में लोग महाराज ही कहते हैं, और सिर्फ शब्दों में महाराज नहीं कहते। गरीब जनता तो उन्हें महाराज मानती भी है। सच्चाई है ना ये? तो इसलिए ये आसान काम नहीं था प्रिवी पर्स खत्म करना। वो तो इंदिरा गांधी का जनाधार बड़ा था, इस वजह से वो ऐसा कर पाई। ओके, बाकी चीज़ें ठीक नहीं, जैसे बैंक नेशनलाइजेशन का काम इलेक्टोरल डिफीट ऑफ कांग्रेस से रिलेटेड नहीं है। हालांकि कुछ न्यूज़पेपर इसको एक क्रिटिसिज्म के तौर पर देखते हैं, लेकिन बैंक नेशनलाइजेशन हुआ 1969 में। इंदिरा गांधी की डिफीट 1978 में हुई, सॉरी 75 में, 75-6 में, 78 में हुई, 78 में हुई। तो अपने आप में ये टाइमलाइन मैच नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा इनको ध्यान में रखेंगे। कांग्रेस में विभाजन कब हुआ? 1969 में। तो क्या इससे इंदिरा गांधी का कोलैप्स हुआ? उत्तर है नहीं, तो इसलिए 14 डी भी नहीं होगा। ठीक है, 13। ऊपर बताई गई घटनाओं के आधार पर 1963 के चुनाव तक कांग्रेस पार्टी के चुनावी दबदबे में गिरावट को इनमें से कौन से सबसे अच्छे से समझता है? नेहरू की मौत के बाद लीडरशिप में कमी और कांग्रेस में वैचारिक मतभेद थे। ये नहीं, उस समय तो नहीं था। ये सर, ये नहीं थे। नेक्स्ट। विदेशी नीति की नाकामियों का नतीजा तर्कसंगत समझौते के रूप में ताशकंद अग्रीमेंट, ये भी नहीं है। ये सर, ये नहीं थे। महंगाई, बेरोजगारी, खाने की कमी और पॉलिसी में झटके की वजह से आर्थिक परेशानी का जमा होना, सर ये थे। ये रिलेटेड है। कांग्रेस सर, पार्टी का जो इलेक्टोरल डोमिनेंस था वो धीरे धीरे कमजोर हुआ, धीरे धीरे खत्म हुआ या डाउन हो गया। उसके पीछे ये बड़े कारण थे: बेरोजगारी, महंगाई, खाने की चीज़ों की कमी, पॉलिसीज में जो गिरावट आई वो। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट। इंदिरा गांधी की सीमित प्रशासनिक अनुभव के कारण संगठनात्मक कमजोरी। सीमित प्रशासनिक अनुभव नहीं था इंदिरा गांधी को। यस सर। तो ये बात ठीक नहीं है। 14। नीचे बताए गए भारत के मिलिट्री एग्जीक्यूटिव 1960 के दशक में का सबसे सही मतलब क्या है? भारत का एक काम करते हैं, ये पेपर पूरा डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पेपर से आप लोग जब पॉइंटर बनाएंगे ना, तो अपने क्वेश्चन नंबर लिख लेंगे एक पेपर में कि कहाँ कहाँ आपको डिस्कशन चाहिए। ऐसे हर एक लाइन और हर एक पॉइंट का डिस्कशन करने का पर्पस नहीं, बिकॉज पॉइंटर बन गया है। ठीक है, तो आगे से थोड़ा सा हम लोग ये काम करेंगे। जो क्वेश्चन आपको डिस्कशन आपको लगता है इसमें डिस्कस होना चाहिए, वो आप नोट कर लेंगे, तो हम उनको डिस्कस कर लेंगे कि हमको कहाँ पे क्या समझने में समस्या आ रही है। ठीक है, चलो 14 अभी करते हैं। ओके सर। भारत का बल प्रयोग ज्यादातर रिएक्टिव था, जो क्षेत्रीय अखंडता की चिंताओं और
डिप्लोमेटिक ऑप्शन के खत्म होने की वजह से हुआ सर, ये नहीं थे। श्योर, यही आंसर। यही सही है। आज भी इंडिया की विदेश नीति को प्रतिक्रियात्मक माना जाता है, रिएक्टिव, आज भी। यस सर। नेहरू के समय में भारत ने अपने सभी पड़ोसियों के खिलाफ लगातार विस्तारवादी मकसद अपनाए सर, ये नहीं होगा। विस्तारवादी मकसद भारत ने नहीं अपनाया कभी। यस सर। मिलिट्री झगड़ों की वजह से भारत की स्ट्रेटेजिक तौर पर अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों से अलग होना पड़ा सर, ये भी गलत नहीं है। थे। 1962 में इंडिया अमेरिका के करीब गया, उसके बाद रूस के करीब गया, तो अलग कहाँ हुआ। यस। नेक्स्ट। बॉर्डर पर टकराव से पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के इलाके के झगड़े पक्के तौर पर सुलझ गए थे सर, ऐसा नहीं था। विवाद का जाल बिछ गए थे सर। हाँ। 15वां। ऊपर बताए गए भारतीय संविधान के नियमों और काम करने के तरीके से इनमें से कौन सा लॉजिकली निकाला जा सकता है। आजादी के समय बड़े पैमाने पर सामाजिक और आर्थिक समानता के बावजूद राजनीतिक समानता को संवैधानिक रूप से प्राथमिकता दी गई थी। हाँ, ये सही है। नेक्स्ट। आरक्षण के लिए संवैधानिक आदेश सिर्फ औपचारिक समानता के बजाय असल समानता के प्रति प्रतिबंध को दिखाया था सर, ऐसा नहीं। ऐसा है। ये भी सही है सर, ये ऐसा सही है। यस सर है। हाँ, नेक्स्ट। एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब न्यायालय। जुडिशरी होने से न्याय तक पहुंचने के मुद्दे पूरी तरह से सुलझ गए थे सर, ऐसा नहीं था। ये सुलझे नहीं थे। क्यों नहीं सुलझे थे? बिकॉज जुडिशरी में पेंडेंसी बहुत ज़्यादा थे, और वो पेंडेंसी इस समय तो अब तो 5 करोड़ के ऊपर निकल गई है। पेंडेंसी मतलब जो न्यायालय में केसों का लंबे समय से लंबित रहना, तो ये एक बड़ी समस्या थी। तीसरा गलत है। यस सर। चौथा, संविधान में बदलाव का इस्तेमाल बदलते सामाजिक हालात के हिसाब से डॉक्यूमेंट को बदलने के लिए एक तरीके के तौर पर किया गया था सर, ये सही। ये ठीक है। चलिए वापस पूजा शुरू करेगी कि भावना? मैं ही कर लूं पूजा? हाँ करिए। स्क्रीन में मिलान करना है। पहला है श्वेत हम लोग, संकट मैं के आप दौरान। लोग को अपनी एक्सपीरियंस बताता हूँ। हम लोग जब क्लासेस में हुआ करते थे, तो जब भी कोई टीचर कहता था ना पढ़ने के लिए, तो लगता था छोटे छोटे वाले क्वेश्चन हमारे सामने हो तो हम उन्हीं को पढ़ के बच के निकल जाएं। है ना? ऐसा तुम लोग के साथ भी होता है? नहीं, अच्छा। बस इसमें डर लगता है ना कि जिसमें नहीं पता हो और सर ने अगर पूछ दिया तो फिर। तो इसलिए तो हम लोग छोटे छोटे सरल सरल वाले क्वेश्चन ढूंढा करते थे, यहाँ से हम पढ़ दें क्या। लेकिन जैसे ये पेपर है ना, इसमें इस तरह का कोई स्कोप नहीं है, तो इसमें सब लोग पूरी मन से अपना पढ़ो, क्योंकि कहीं इसमें वैसे छोटे छोटे क्वेश्चन, सरल सरल क्वेश्चन नहीं है। हाँ 16। स्क्रीन में मिलान करना है। पहला है श्वेत संकट के दौरान मिस्र को सहायता, तो ये जाएगा एशियाई एकजुटता के साथ। बी, ए का 2। पक्का तुमने पॉइंटर बना लिया? ये का साम्राज्यवादी विरोध था, इस वजह से मिस्र को सहायता दी गई। हाँ हाँ। दूसरा पीआरसी के वैश्विक एकीकरण को प्रोत्साहित करना। इस पीआरसी चीन को कहते हैं, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ओके। अगर नहीं पता है तो करंट अफेयर से थोड़ा अपडेट रहिए। हाँ बताइए। इसका सिर्फ 2 होगा। एशियन सॉलिडारिटी। हाँ
और तीसरा है सिंधु नदी जल समझौता, इसका आपका वो होगा 4 होगा। विवादों के बावजूद कार्यात्मक सहयोग बना रहा। यस 4 नहीं 3। ये होंगे सर। सब उल्टा सीधा इसने कर रखा है लग रहा है। नहीं सर ये सही हो गया है ना इसलिए। इसलिए बना नहीं है, तुक्के से सही होने में यही नुकसान होता है। चलिए डी। और डी का 4 होगा, मतलब ये सभी सही मिले हुए हैं। हाँ पीसफुल। सिविल न्यूक्लियर असिस्टेंस फ्रॉम कनाडा एंड फ्रांस जो भारत को मिल रहा है वो पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी के लिए है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट इसमें एसर्सन और रीजन दिया है। एसर्सन नेहरू के अधीन भारत की विदेश नीति एक समान वैचारिक स्थिरता के बजाय चयनात्मक नैतिक आदर्शवाद को दर्शाती थी। यस यह सही है। दूसरा है भारत ने मिस्र और फिलिस्तीन में पश्चिमी देशों के मिलिट्री दखल का विरोध किया, लेकिन तिब्बत पर चीन के कंट्रोल या हंगरी में सोवियत एक्शन का विरोध नहीं किया। यह दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी कर रहे हैं। आई डोंट थिंक ये फैक्ट आपको पता रहा होगा कि फिलिस्तीन में तो विरोध किया है। मतलब सही हो गया कि इंडिया ने ये वेस्टर्न मिलिट्री इंटरवेंशन को अपोज नहीं किया, है ना? Yes, sir. मतलब ये तो एंटी इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट में था इंडिया, हाँ तो इसके अगेंस्ट में क्यों नहीं बोला ये? यस, ये बिल्कुल एक मतलब सीरियस क्वेश्चन पैदा करता है भाई। तिब्बत तुम्हारे बॉर्डर में था, चीन उसको ऑक्युपाई कर रहा था, बहुत बड़ी टेरिटरी थी, और भारत ने मुखर होकर विरोध नहीं किया। ये भारत की एक नीतिगत कमी थी। यस सर, मुझे यही लगा इसलिए मेरे को गलत कर दिया। हाँ, तो जब भी आपको उस समय नेहरू की क्रिटिसिज्म पे जाना हो ना, तो इस तरह की चीज़ों को ढूंढिए और पढ़िए। हाँ, और उसी तरह से सोवियत एक्शन हंगरी पर जो हुए उसको भी इंडिया ने विरोध नहीं किया। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, और जो रीजन है वो कथन को सही यानी कि फैक्ट को, असर्शन को सही तरीके से जस्टिफाई करता है। इस चूंकि इंडिया ने पैलेस्टीन में विरोध किया, चीन और सोवियत यूनियन का विरोध नहीं किया, तो इससे क्या दिखाता है? इससे दिखाता है कि भारत का नैतिक आदर्श, जो नैतिक आदर्शवाद था वो चयनात्मक था, सेलेक्टिव था, और एक सही आदर्शवाद नहीं है। मतलब ये गहरा फैक्ट है, आपको ऐसे इजीली सारी चीज़ें देखने में नहीं मिलती हैं, बट ये एक गहरा फैक्ट है। इसलिए आप ध्यान रखिए कि इंडिया ने सच में, जैसे यूक्रेन वाले मामले में भारत कहाँ खुल के विरोध कर पा रहा है, उस तरह नहीं कर पा रहा जिस तरह वो कर सकता है, या जिस तरह वो करना चाहता है। वैसे यूक्रेन को लेकर नहीं हो पा रहा। हाँ वैसे उसके स्टेटमेंट्स नहीं जारी कर रहे हैं, ना यस कोई आपका यस सर्कुलर जारी कर रहे हो। यस। चलिए राजगोपालाचारी, हाँ पढ़िए। ही गोपालाचारी के राजनीतिक विचार और स्वतंत्र पार्टी की वैचारिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, राजगोपालाचारी ने स्वतंत्र पार्टी को भारत में लेफ्ट विंग और अल्ट्रा लेफ्ट दोनों तरह की राजनीतिक प्रवृत्तियों को ठीक करने वाला माना। यह सही है। दूसरा है, स्वतंत्र पार्टी ने समानता की वकालत की, लेकिन साथ ही प्राइवेट सेक्टर पर राज्य के बढ़े कंट्रोल का विरोध भी किया। यह सही है। तीसरा है, लाइसेंस परमिट राज शब्द प्रशासनिक कार्यों के बजाय समाजवादी विचारधारा की आलोचना करने के लिए गढ़ा गया था। क्या इसलिए स्वतंत्रता पार्टी इस चीज़ का विरोध कर रही थी? नहीं, स्वतंत्र पार्टी समाजवाद की पूरी तरह से विरोध में नहीं थी, इसलिए समझ लीजिए कि इसलिए उसने लाइसेंस परमिट राज शब्द का गढ़ा, ये सत्य बात नहीं है। लाइसेंस और परमिट राज ब्यूरोक्रेटिक मैकेनिज्म से जुड़े होते हैं, प्रशासनिक कार्य प्रणाली से जुड़े होते हैं, तो वो अलग मुद्दा है। हाँ, उसी समाजवाद से जुड़ा था, लेकिन वो समाजवाद में भी हो सकता है, गैर समाजवाद में भी हो सकता है, इसलिए हम उसको समाजवाद की कमियां नहीं मान के चल सकते हैं। ठीक है, अब मुझे तो लग रहा है जिस तरह आप लोग की अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है ना, इस तरह से तुमको और ज़्यादा टेस्ट देने चाहिए। अगर ये क्लास हमारी कोई टीम के सदस्य देख रहे हैं तो ज़रा ध्यान रखिएगा, पेपर इसी तरह के बनने चाहिए आगे। और
हाँ, आगे पढ़िए। चौथा है राजगोपालाचारी ने पार्टी के अंदर मतभेद के बजाय बड़े पैमाने पर चुनावी विरोध पर जोर दिया। यह सही है। ये सही है। और क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन कौन सी चीजें इनमें गलत है, गलत। तो गलत है तीसरा, ये केवल क्या? तीसरा। चलिए एक और, स्वतंत्र पार्टी। ये स्वतंत्र पार्टी से ना यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, पता है ना, 2018 Yes, sir. 2018 में स्वतंत्र पार्टी पर क्वेश्चन आया। ओके। चलिए स्वतंत्र पार्टी के गठन और चरित्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, स्वतंत्र पार्टी नेहरू राज्य के समाजवादी आर्थिक नजरिए के खिलाफ एक रिएक्शन के तौर पर बनाई गई थी। यह सही है। दूसरा है, इसके शुरुआती सपोर्ट बेस में कई पुराने रियासती शासक शामिल थे जो आजादी के बाद के पॉलिटिकल डेवलपमेंट से नाखुश थे। यह भी सही है। तीसरा है, जयप्रकाश नारायण ने पार्टी की स्थापना में सक्रिय भूमिका निभाई। नहीं, वो तो बाद में जोड़ा था। चौथा है, पार्टी का आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन क्लासिकल लिबरल इकोनॉमिक नजरिए के साथ कंजर्वेटिव बताया जा सकता है। यह सही है। तो जयप्रकाश नारायण स्वतंत्र पार्टी से के साथ नहीं जुड़े थे, जबकि राजगोपालाचारी चाहते थे कि जेपी जुड़े, इसलिए ये तीसरा कथन गलत है और 1, 2, 4 सही हैं। ठीक है, थोड़ा सा फिर से समझा दीजिए ना, समझ में नहीं आया था। देखो जो चौथा स्टेटमेंट है वो थोड़ा सा इंग्लिश के वर्ड्स हैं, इस वजह से आपको दिक्कत हो रही होगी। नहीं, वैसा नहीं है। ओके, समझ में ही नहीं आया। ओके, तो ये कहते हैं कि स्वतंत्र पार्टी का आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन कैसा था। तो अगर आप जानते हैं कि हाँ कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी क्या होती है या क्लासिकल लिबरल इकोनॉमिक आउटलुक क्या होता है, तो जैसे अमेरिका में जो डेमोक्रेट पार्टी है वो लिबरल पार्टी मानी जाती है, भारत में कांग्रेस को लिबरल पार्टी मानी जाती है, लिबरल इकोनॉमिक आउटलुक है, और जो बीजेपी है उसका कंजर्वेटिव आउटलुक है। कंजर्वेटिव मतलब हर चीज़ में पुराना ऐसा था, पुराना अच्छा था, पहले तो ये होता था, ये सब जो चीज़ें होती हैं। तो स्वतंत्र पार्टी काफ़ी हद तक कंजर्वेटिव आउटलुक में यकीन रखती थी। ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट 20। नेहरू एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान अपनाई गई प्लानिंग और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क से निम्न में से कौन सा लॉजिकली निकाला जा सकता है। पहला है, भारी इंडस्ट्री में सरकार की तरफ से कैपिटल बनाने के जरिए आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी गई। यह सही है। दूसरा है, रिसोर्स के मार्केट ड्रिवन एलोकेशन के बजाय सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग को प्राथमिकता दी गई। यह भी सही है। तीसरा है, खेती पर टैक्स को इंडस्ट्रियलाइजेशन की फाइनेंसिंग का मुख्य सोर्स माना जाता था। नहीं, क्या करना है, सही लिखा। तो तीसरा नहीं होगा। चौथा, लंबे समय तक चलने वाले इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना एक जरूरी शर्त के तौर पर देखा गया। यह सही है। तो कृषि पर टैक्स की बात इसमें गलत है, बाकी 1, 2, 4 सही हैं, तो 3 सही होंगे, केवल 3। ये नेहरू लियाकत पैक्ट पर एक और क्वेश्चन है, कौन पढ़ेगा? भावना पढ़ेगा। 21 नेहरू लियाकत पैक्ट ये में 21 से 30 तक तुम पूरे पढ़ो, ठीक है? नेहरू लियाकत पैक्ट में शुरुआती भारत पाकिस्तान रिश्तों में एक अहम मोड़ दिखाया। इस पैक्ट और इसके बाद के नतीजों से नीचे दिए गए कौन से मतलब सबसे लॉजिकली निकाले जा सकते हैं। फर्स्ट, भारत ने अंदरूनी राजनीतिक दबाव के बावजूद मिलिट्री जवाबी कार्रवाई के बजाय बाइलैटरल डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी। ये सही है। सेकंड, भारतीय लीडरशिप ने रिफ्यूजी रिहेबिलिटेशन को मानवीय और स्ट्रेटेजिक चिंता दोनों के तौर पर देखा। ये भी सही है। थर्ड है, पूर्वी पाकिस्तान में हिंदू शरणार्थियों की वापसी ने माइनॉरिटी प्रोटेक्शन सिस्टम की पूरी सफलता का संकेत दिया। नहीं सर, पूरी सफलता का संकेत नहीं था। पूरी सफलता नहीं था। शांति में आपसी हित बनाने के लिए व्यापार और अल्पसंख्यक सुरक्षा को जानबूझकर जोड़ा गया। ये सही है। तो तीसरा गलत है ना? यस सर। ठीक है, इसको जो है
हाँ, ये अपने आप में सही नहीं। चलो 22 22। रियासतों के भारतीय संघ के एकीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू ने आजादी से पहले ही राजाओं के दैवीय अधिकार सिद्धांत को साफ तौर पर खारिज कर दिया था। ये सही है। सेकंड है, ब्रिटिश सरकार ने रियासतों की सॉवरेनिटी सीधे भारत सरकार को ट्रांसफर की। नहीं सर, सीधे भारत सरकार को नहीं, वो राजाओं के पास ट्रांसफर हुई थी, हाँ इसलिए सेकंड गलत है। ठीक है। थर्ड है, संविधान सभा में शामिल होने से पहले मना करने वाली रियासतों के खिलाफ मिलिट्री एक्शन की धमकी को एक ऑप्शन के तौर पर साफ तौर पर बताया गया था। ये सही है। ये सही है। Yes, sir. फोर्थ है, इंटीग्रेशन प्रोसेस में बिना किसी बल के संवैधानिक आश्वासनों को शामिल किया गया। सर, बल का प्रयोग किया गया था, ना कि बिना बल के वो। यस, बल का प्रयोग किया गया, इसका उदाहरण है हैदराबाद में। यस। 23। अभिकथन ए, 1949 के बाद जम्मू और कश्मीर में कोई राज्यव्यापी जनमत संग्रह नहीं हुआ। कारण आर, पाकिस्तान को अमेरिका से मिलिट्री मदद मिलने के बाद भारत ने जनमत संग्रह के लिए अपना समर्थन वापस ले लिया। सर, ये सही है। ये सही है, तुम लोग याद रखना इस बात को, कश्मीर मामलों को लेकर। सही व्याख्या भी करता हाँ, कि इंडिया ने क्यों प्लेबिसाइड का विकल्प वहां पे हटा दिया? बिकॉज पाकिस्तान को मिलिट्री सपोर्ट मिल रहा था अमेरिका से। आज भारत क्यों डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता नहीं ले सकता, या किसी की भी नहीं ले सकता? क्योंकि प्लेबिसाइड का स्कोप तभी होता है जब न्यूट्रलिटी बनी रहे। हालांकि और भी कई कारण है प्लेबिसाइड ना कराने के, जैसे कि पाकिस्तान ने डेमोग्राफी को चेंज किया है, ये एक बड़ा कारण है। भारत में डेमोग्राफी चेंज हुई है बिकॉज आतंकवादियों ने कश्मीरी ब्राह्मणों को, कश्मीरी पंडितों को वहाँ से निकाला है कश्मीर से, इसलिए डेमोग्राफी चेंज हुई है। तो इसलिए प्लेबिसाइड के विकल्प खत्म हो जाते हैं। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। है। 24। 24 रियासतों को एक करने के लिए सरदार पटेल और वीपी मेनन द्वारा अपनाए गए तरीकों से ये वीपी इनमें मेनन से कौन थे? वीपी मेनन कौन थे? सर, इनका पूरा नाम बताना है? नहीं नहीं, मतलब इनके बारे में कुछ जानते हैं? ये उस समय सर, के एक याद सिविल नहीं सर्वेंट थे, है। आईसीएस। यस सर, ये पढ़ा तो ये एक सिविल सर्वेंट थे, यानी कि आईसीएस थे, जैसे अब आईएएस होता है। और ये सरदार पटेल के सचिव थे, यानी कि गृह सचिव थे उस समय। ठीक है। ओके। हम्म, सरदार पटेल और वीपी मेनन द्वारा अपनाए गए तरीकों से इनमें से कौन सा सबसे सही नतीजा निकाला जाए? हम्म, फर्स्ट है, सख्त कानूनी निरंतरता के बजाय राजनीतिक वैधता को प्राथमिकता दी गई। ये सही है। हम्म, सेकंड है, एडमिनिस्ट्रेटिव वायबिलिटी ने छोटी रियासतों के रीऑर्गेनाइजेशन पर असर डाला। ये भी सही है। थर्ड है, प्रमुख सिस्टम का मकसद एक स्टेबल और परमानेंट व्यवस्था बनाना था। नहीं ये नहीं, गलत है, टेम्परेरी था ये। परमानेंट नहीं। हम्म, फोर्थ, भारत ने सभी रियासतों के प्रति एक जैसा नजरिया अपनाया, चाहे उनका माहौल कुछ भी हो। ये ऐसा भी नहीं है, गलत है। ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, 25। इनमें से कौन सा कथन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की निर्णायक जीत को सबसे अच्छे से समझाता है? ये सर सेकंड होगा। पूर्वी पाकिस्तान में मानवीय संकट, जिसमें लाखों शरणार्थी भारत में आ रहे थे और उन्होंने भारत के लिए दखल देना एक नैतिक और रणनीतिक यस, इजी। 26 बॉक्स ए, कारण ट्रिगर। फर्स्ट है, तेल संकट, बांग्लादेश युद्ध, सूखा और महंगाई के कारण आर्थिक संकट। इसमें बॉक्स बी में होगा विवादित 20 पॉइंट आर्थिक कार्यक्रम शुरू करना और जनसंख्या नियंत्रण की जबरदस्ती कोशिश करना। और बॉक्स सी में होगा बेकार हड़तालों को खत्म करना और इंडस्ट्रियल और खेती का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना। तो 1C1 है ना, इसमें आएगा 1, फिर इसमें आएगा C, विवादित, और फिर 1। ठीक है, इससे सॉल्व हो रहा है 1C1। ये आई ना गलत ट्रांसलेशन, आप लोगों ने इसको, आई थिंक ये आपको नुकसान हुआ होगा इससे। तो ये आई ना, समझ गए थे कि आई को आई इस तरह ट्रांसलेट कर रहा है। ओके, इसका ऑप्शन यही होगा ए। सेकंड ऑप्शन है, स्टेटमेंट है, राजनीतिक अशांति, हड़ताल, छात्र आंदोलन और नक्सली आंदोलन। ये सर बॉक्स बी में होगा नागरिक अधिकारों को रोकना और चुनावों को टालना। ठीक है, बॉक्स सी में होगा
ये पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन और गैर कांग्रेसी राज्यों को राज्य सरकारों को कमजोर होना। हम्म थर्ड स्टेटमेंट है राजनारायण की चुनाव याचिका और इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला। इसमें होगा बॉक्स बी में होगा विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जेल में डालना, और बॉक्स सी में होगा ये संजय गांधी पर गांधी पर तानाशाही, भ्रष्टाचार और बहुत ज्यादा जातियों का आरोप लगा। ठीक है। 27 हम्म तालिका जनता सरकार की प्रमुख घटनाएं और नीतियां। फर्स्ट है स्थायी कमीशन का गठन और इंदिरा और संजय गांधी की गिरफ्तारी। रुकिए, देखिए इस पे ध्यान दीजिए आप लोग। जरूरी नहीं कि यूपीएससी ये क्वेश्चन ऐसे पूछे, वो यहाँ से भी क्वेश्चन को पूछ सकता है इस जगह से, बिकॉज ये फैक्ट तो सब कुछ इसी हिसाब से लिखे हैं ना कि आपकी नॉलेज पे भी टेस्ट हो जाएंगे। ऊपर जो चीज लिखी हैं वो सिर्फ उनको हेल्प करेंगे जिनको कि नीचे के 4 फैक्टरों के बारे में पता नहीं है। सर मैंने ऊपर वाला पढ़ा ही नहीं था। तो भी सही हो जाएगा। यस सर। सेकंड स्टेटमेंट सर मुझे मतलब वो पूरी तरह सफल रही। पढ़िए जरा, उसको ऊपर छोड़ दीजिए, ऐसे पढ़िए देखिए कौन कौन से सही गलत हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है इवेंट पॉलिसी ए जनता पार्टी के कानूनी जवाबदेही और लोकतांत्रिक बहाली पर जोर को दिखाता है, ये सही है। सेकंड है इवेंट पॉलिसी बी भारत की आर्थिक समस्याओं को हल करने और ग्रामीण गरीबी को अब इसमें आपको ये तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि भाई इवेंट में क्या लिखा है। जैसे पहले लिखा है कि शाह कमीशन का गठन और इंदिरा और संजय गांधी की गिरफ्तारी, ये अपने आप में जनता पार्टी की कानूनी जवाबदेही और लोकतांत्रिक बहाली पर जोर दिखाता है। ये इवेंट आपको बस देखने पड़ेंगे, तो उससे भी आप कर पाएंगे। सेकंड इवेंट देखिए, ग्रामीण उद्योगों पर ध्यान दिया जाएगा, और यहाँ पे क्या कहता है कि इवेंट भी भारत की आर्थिक समस्याओं को हल करने और ग्रामीण गरीबी को खत्म करने में पूरी तरह से सफल रही। ध्यान दिया जाएगा और पूरी तरह सफल रही, ये मैच नहीं करता। तो 2 को आप गलत मान लीजिए तो उत्तर आएगा क्या? ये बाहर, ये बाहर, ये बाहर, ये सही हो गया। सर एक ऑप्शन से सही हुआ, बाकी 2 वाले मैंने पढ़े भी नहीं थे। हाँ चलिए अब पढ़ लीजिए। तीसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को की अनिवार्य साझेदारी, पढ़िए। इसमें इवेंट पॉलिसी सी एक प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमी अप्रोच को दिखाता है जिसने विदेशी इन्वेस्टमेंट को हतोत्साहित किया। यस, ये सही है। फोर्थ इवेंट पॉलिसी डी अंदरूनी नहीं सोच पहले के बावजूद पॉलिसी तो पढ़िए, क्या है पॉलिसी डी? विदेश नीति पहल, चीन के साथ रिश्ते और पाकिस्तान के साथ दोस्ताना रिश्ते बहाल किए गए और एनपीटी पर साइन करने से मना कर दिया। इवेंट पॉलिसी डी अंदरूनी सोच के बावजूद एक स्ट्रेटेजिक और बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी दिखाती है। यस, ये अगेन आई एम सेइंग डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हाँ वो आपको टाइम लेगा, बस ये बात है। 28 ये 25 वाला है सिनेरियो। 1980 के अब देखो इसमें भी अगर आप सीधे नीचे पढ़ेंगे तो हो सकता है आप सही कर लें। जरा पहले इसको पढ़िए, ये से रोज हो गई थी, है ना? पढ़िए। में से कौन सा सिनेरियो से लॉजिकली सही निकलता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार का मकसद कानून व्यवस्था को ठीक करना था, लेकिन इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया और मिलिटेंसी को बढ़ावा मिला। ये गलत है। सेकंड है इंदिरा गांधी की हत्या के बावजूद हुए सिख विरोधी दंगे उनकी सरकार के गुस्से का अंदाजा न लगा पाने का सीधा नतीजा थे। वो सही है, फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है। असम और नॉर्थ ईस्ट में अशांति सिर्फ राज्य सरकारों के गलत मैनेजमेंट की वजह से थी, और इसका जातीय और शरणार्थी दबाव से कोई लेना देना नहीं। ये गलत, लेना देना था। फोर्थ है मिलिटेंट सप्रेशन के दौरान सिविल लिबर्टी के उल्लंघन के दावे सिक्योरिटी की जरूरतों और डेमोक्रेटिक अधिकारों के बीच तनाव। ये सही। 29 भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्टिकल 395 के जरिए ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कानूनों को रद्द करने का मकसद संवैधानिक आजादी पक्का करना था। ये सही है।
सेकंड है, भारत के संविधान ने शुरू में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को देश की सबसे बड़ी कानूनी अथॉरिटी माना। ये गलत है। ठीक है। 1900 थर्ड 1935 को सबसे बड़ी कानूनी अथॉरिटी नहीं माना, संविधान को माना जाएगा अब। नेक्स्ट। यस। थर्ड है, वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नेंस के नतीजे के तौर पर यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज को अपनाया गया है। उनके यहाँ तो था भी नहीं, यस उनके यहाँ तो था भी नहीं, इसलिए ये हमारा अपना है। नेक्स्ट। यस सर। फोर्थ, संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों को साफ तौर पर बताया गया है। ये सही है, क्योंकि सर ये प्रस्तावना में भी है। एक और चार सही है। हाँ 30। विलय के बाद जम्मू और कश्मीर की संवैधानिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान सर इसमें गलत बताने हैं तो हाँ जी। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को विशेष प्रावधानों के साथ जम्मू और कश्मीर में लागू हुआ। ये सही है। ये नियम जुड़ने के हालात और चल रही इंटरनेशनल मध्यस्थता दोनों को दिखाते हैं। ये भी सही है। इसी तरह ही संवैधानिक असमानता सभी पुरानी रियासतों पर एक जैसी लागू की गई। ये गलत है। ये गलत है। फोर्थ है, प्रस्तावित जनमत संग्रह के असफल होने के बाद विशेष खंड पेश किए गए थे। ये सही। नेक्स्ट 31 कौन पढ़ेगा अब? रहमती जी आइए। यस। सर 31 है, मैट्रिक मुख्य पॉलिसी इवेंट बनाम नतीजे। इसमें है इवेंट 1 में श्रीलंका में IPKF की नीतियां में ऐच्छिक उद्देश्य है शांति स्थापना, LTTE के निरस्त्रीकरण को लागू करना। इतना टाइम लगाओगी पढ़ने में? थोड़ा सा तेज पढ़ेंगे ना? ओके सर। अब एक काम करो, तुम ना पहले स्टेटमेंट पढ़ो, फिर उसके बाद वहां पे जाना। क्या बताना है हमें, इनमें से कौन कौन से सही हैं, ठीक है? Yes, अब sir. यहाँ पे बताइए कौन कौन से गलत आइडेंटिफाई करिए, उनको काटिए, उत्तर आ जाएगा। जब आपको ना पता हो तो ऊपर चेक कर लेना जाके, पढ़िए। इवेंट ए यहाँ से देख लीजिए, अपने अपने आपके पास जो पेपर है, इवेंट ए, श्रीलंका में IPKF की तैनाती। और यहाँ से पढ़िए फिर कि श्रीलंका में IPKF की तैनाती दिखाता है कि कैसे शांतिपूर्ण इरादे के से किया गया और विदेशी दखल उल्टा पड़ सकता है, जबकि लोकल हालात पूरी तरह से समझा न गया हो। सर ये सही है। इवेंट भी पढ़िए ऊपर पहले। समाजवादी नीति से विचलन, आर्थिक आधुनिकीकरण और विकास ऐच्छिक उद्देश्य में है। और उसके बाद वास्तविक और परिणाम में आम लोगों को फायदे नहीं हुआ, बेरोजगारी बनी रही, नाराजगी बढ़ती गई। सर ये भी सही है। इवेंट भी क्या दिखाता है? इवेंट भी दिखाता है कि ऊपर से नीचे तक होने वाले आर्थिक सुधार अपने आप में आम लोगों की भलाई में नहीं बदलते, खासकर डेमोग्राफिक दबाव के समय। ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट इवेंट। दूसरे में बोफर्स सुरक्षा घोटाला शिवत है, ऐच्छिक उद्देश्य में NA भ्रष्टाचार उजागर करना। फिर एक वास्तविक परिणाम में राजीव गांधी की मिस्टर क्लीन इमेज खराब हुई, राजनीतिक नियता कम हुई। सर तीसरे में है घटना, पता चलता है कि राजीव गांधी की निजी ईमानदारी ने किसी भी राजनीतिक नतीजे को रोका। गलत है ना? यस सर। बोफोर्स घोटाला ने राजीव गांधी की छवि खराब की। नेक्स्ट। घटना A और B मिलकर यह बताती है कि घरेलू और विदेशी दोनों तरह की पॉलिसी की नाकामियों से राजीव गांधी के लिए लोग का सपोर्ट कम कर दिया गया। सर ये भी सही है। ठीक है, चलो 1 2 4। घटनाओं की श्रृंखला, अप्रैल 1990
1999 में AIADMK के समर्थन वापस लेने के बाद बीजेपी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार गिर गई। ये सब एक एक क्वेश्चन दो दो क्वेश्चन के बराबर हैं। इसमें क्रोनोलॉजी भी पूछा है और कॉज एंड इफेक्ट भी पूछा है ना? तो तीन क्वेश्चन भी बन जाएंगे। चलो सब चेक करते हैं। पहले तो हमें क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए, उसी से हो सकता है क्वेश्चन सही या गलत हो जाए। ठीक है, करिए। सर इसमें है कारगिल सेक्टर, दूसरे हैं कारगिल सेक्टर के आतंकवादी घुसपैठ का पता चला मई जून 1999 में। सर इसको कैसे मिलाए, मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रही। इसमें आपको ये बताना है कि इनमें से सही, एक तो कालानुक्रम किसका सही है, पहले तो ये ढूंढना है। अगर आपको वो मिल जाए और क्वेश्चन सही हो जाए तो सही हो जाएगा। अगर उतने से क्वेश्चन ना सही हो तो आगे ये देखो कि आगे जो पीछे इसमें जो वो दिए हैं घटनाओं की श्रृंखला, फिर उसकी जो व्याख्या दी कि शांति की कोशिश ने सीधे कारगिल में घुसपैठ शुरू की, जिससे युद्ध शुरू हुआ और आखिर में सरकार गिर गई। क्या ये फैक्ट सही है साथ में? तो क्रोनोलॉजी बताना है और साथ में ये बताना है कि जो उसका कॉज एंड इफेक्ट दिखाई दे रहा है वो सही है कि नहीं। तो क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन सही हो रहा है कि नहीं? नहीं सही हो रहा भाई, कैसे सही हो रहा है? क्रोनोलॉजी में, एक मिनट, इसका आंसर पहले देखो कौन सा है। आंसर है सी। क्रोनोलॉजी है 4 2 3 1। 4 2 3 1। तो इससे नहीं सही हो रहा। तो अब आप सामने और पढ़िए। शांति की कोशिशों ने सीधे कारगिल में घुसपैठ शुरू की, जिससे युद्ध हुआ और आखिर में सरकार गिर गई। कहाँ सरकार गिर गए थे? तो फैक्ट गलत है। तीसरा चेक करिए। शांति की पहल दिल्ली और लाहौर बस ये हुआ था। वाजपेयी जी इसी बस में बैठ के गए थे, प्रधानमंत्री भारत के। पाकिस्तान के सपोर्ट से घुसपैठ ने कारगिल युद्ध शुरू कर दिया, जो कमजोर गठबंधन सरकार के दौरान हुआ, जिसने उनकी स्थिरता का टेस्ट लिया। ये हुआ था। आपको पता है मुलायम सिंह ने समर्थन दिया उस समय वाजपेयी जी को, ताकि सरकार न गिरे। तो इस वजह से कई नेताओं ने सपोर्ट किया ताकि सरकार नहीं गिरनी चाहिए। सरकार का टेस्ट हुआ था लेकिन सरकार गिरी नहीं तो उस समय। खैर, तो समझ आया ना क्वेश्चन? ये सर अब आ गया। पहले तो क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए, साथ में ये पता होना चाहिए कि वो जो तथ्य लिखे हैं वो साथ में वो सही है कि नहीं। ठीक है, ये सारे अपने आप में कारक हैं ये, और ये अपने आप में उसके कॉन्सिक्वेंस साथ में लिखे हैं, परिणाम। मुझे क्या लगता है कि पहले जब हम लोग 3 लाइन 4 लाइन वाले क्वेश्चन देखते थे तो कठिन लगते थे, है ना? अब नहीं लगा करेंगे, लगेंगे बड़े आसान है। तो जो कठिन क्वेश्चन इसी पेपर में, वैसे क्वेश्चन बड़े आसान लगते होंगे। यस सर, और बस ऐसा लग रहा था कि मतलब कंसेप्ट नहीं पता था तो इसकी दिक्कत थी, लेकिन स्टेटमेंट देख के कोई ऐसा। चलिए आइए 33 पढ़िए। भारत में न्यायाधीश की नियुक्ति और स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक बात बताओ, इनमें से कोई भी क्वेश्चन तुम्हें पॉलिटी का तो नहीं लग रहा? सर देखने से तो लग रही है, पर थोड़ा लग भी रहा है जैसे। एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन अमेंडमेंट अभी आया कि नहीं? पहले आ चुका है। कौन सा अमेंडमेंट? अमेंडमेंट की बात करी थी ना कि इट इज फॉर द इवोल्यूशन, इट डिसाइड्स द इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या इसको एक इवॉल्व्ड डॉक्यूमेंट या लिविंग डॉक्यूमेंट इसलिए बोला जाता है बिकॉज़ इट्स एक्चुअली आज़ादी के बाद के भारत का जो भारत का इतिहास है, तो वो इतिहास अपने आप में मुख्यतः राजनीतिक इतिहास है और थोड़ा सा आर्थिक इतिहास है ना? इस वजह से आपको ये सारे टॉपिक काफ़ी हद तक पॉलिटिकल लग रहे होंगे। जैसे ये जुडिशरी के डेवलपमेंट से संबंधित क्वेश्चन है,
सब Yes, सप्रू कमेटी जो है, आपने पॉलिटी में कहाँ पढ़ा? पॉलिटी में नहीं पढ़ा है, वो हिस्ट्री में, लेकिन वो जो विषय वस्तु है, सब्जेक्ट मैटर है, वो अपने आप में पॉलिटी से रिलेटेड है, बिकॉज आज़ादी के बाद के भारत के इतिहास राजनीतिक इतिहास ज़्यादा है, ठीक है? इस वजह से ऐसा आपको लग सकता है, कई प्रश्नों में लग सकता है, बट मोस्ट ऑफ देम, हो सकता है कोई एक दो क्वेश्चन ऐसा हो जो कि पॉलिटी में होना चाहिए, ऐसा हो। मोस्ट ऑफ देम पॉलिटी या इकोनॉमी के क्वेश्चन लगने के बावजूद भी वो इतिहास के दृष्टिकोण को दिखाता है, ठीक है? चलिए पढ़िए 33। Section 1 है, सुप्रीम कोर्ट के जजों को प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और दूसरे जजों से सलाह मशविरा करके जिन्हें जरूरी समझा जाए अपॉइंट करते हैं। सर ये स्टेटमेंट सही है। सप्रू कमेटी ने सिफारिश की थी कि जजों को सिर्फ बहुत ज्यादा गलत व्यवहार के लिए हटाया जाना चाहिए और उनका समय और सैलरी तय होनी चाहिए। सर ये भी सही है। संविधान सभा ने जजों की नियुक्ति में राष्ट्रपति के अधिकार पर पूरी तरह रोक लगा दी। सर ये गलत है, ये नहीं पूरी सही तरह है। क्यों लगाए? हाँ, सर चौथा है, बी आर अम्बेडकर ने इस बात पर जोर दिया कि जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट और अपने सही है, आप में काबिल होना चाहिए। ये भी सही है। सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है, ब्रिटिश भारत के अंतर्गत प्रेसिडेंसी सेनाओं की संरचना और संगठन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें है, बंगाल आर्मी में ज्यादातर अवध और बिहार से ऊंची जाति की हिंदू सैनिक भर्ती के लिए। सर ये सही है। बॉम्बे और मद्रास सेनाओं ने पंजाब, अवध, राजपूत और मराठा इलाकों सहित अलग अलग जातियों और इलाकों से सैनिक की भर्ती की थी। सर ये भी सही है। सिपाहियों ने अपने असली गांव से मजबूत रिश्ते बनाए रखने जिससे वे अंग्रेजों की ठीक से सेवा नहीं कर पाए। सर ये गलत है। ठीक है। चौथा स्टेटमेंट है, कैंपेन के दौरान रिसोर्स की कमी और लूटपाट से बचने के लिए ब्रिटिश लोगों ने लॉजिस्टिक्स को प्रोफेशनल बना दिया था। सर ये भी सही है। हाँ, तीसरा क्यों गलत है, इसको बता सकते हैं? ये सही बताइए। सर, वो असल में सर्विस में रुकावट नहीं किए थे। अगर सिपाहियों का अपने गांव से विशेष लगाव है तो उससे उनकी सर्विस में कोई रुकावट नहीं थी, इसलिए ये बात गलत है, ठीक है? ये सर, हाँ। ये सर। क्वेश्चन नंबर 35 है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश भारतीय सेना में हुई परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्रिटिश कंट्रोल पक्का करने के लिए सभी प्रेसिडेंसियों में यूरोपियन और इंडियन सैनिक का रेशियो बढ़ा दिया गया था। सर ये सही है। 1914 से पहले भारतीयों को सूबेदार के पद से आगे बढ़ने पर रोक थी। सर ये सही भी है। सही। हाँ, ये सर। 1914 तक सही है ये बात। ये सर। मोबाइल आर्टिलरी को पूरी तरह से ब्रिटिश तोपें पढ़िए। पूरी तरह से ब्रिटिश की देखरेख में भारतीय अधिकारियों द्वारा कंट्रोल किया जाता था। सर ये गलत है, कंट्रोल नहीं किया जाता था। उन पे भारतीय अधिकारियों का नियंत्रण ही नहीं था, ये सर। उनमें ब्रिटिश अधिकारियों का ही नियंत्रण था तोपों में। चौथा, आर्म्स एक्ट्स में गैर कानूनी लोगों के पास हथियार होने से इनकार किया गया। ये सही है सर। चलिए नेक्स्ट 1 to 4। हाँ नेक्स्ट 36। भारत में पुलिसिंग में
उनके योगदान के साथ ब्रिटिश अधिकारियों का कमीशन का मिलान करें। करने वाली सर इसका डी होगी नियमित पुलिस की स्थापना और थानों का आधुनिकीकरण। ठीक है। दूसरे का चार्ल्स नेपियर, सर इसका होगा सिंध में आयरिश सिस्टम की तरह एक क्वासी मिलिट्री पुलिस बनाई। क्वासी मिलिट्री पुलिस का मतलब होता है कि एक ऐसी आर्मी जो मिलिट्री का भी काम करे और पुलिस का भी काम करे। ऐसा आयरलैंड में होता था उससे पहले। नेपियर ने एक्सपेरिमेंट सिंध में किया था। ये सब पुलिस अधिनियम 1861 इसका सच्ची होंगे। अधिकांश प्रांतों में संहिताबद्ध आयरिश मॉडल। ठीक है। फ्रेजर 37 नहीं, इसमें फ्रेजर पुलिस आयोग ने प्रस्तावित दोहरी शाखाएं और इंपीरियल एवं प्रांतीय सेवा की रिकमेंडेशन दी। ठीक है। हाँ, आप चलिए। ब्रिटिश आधिकारिक कार्य का भारतीय न्यायपालिका में उनके योगदान से मिलान करें। सर वारेन हेस्टिंग कलकत्ता, इसका सर ए होंगे। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय बंगाल, बिहार और उड़ीसा। सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर इसका बी है। जिला लेवल पर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल काम अलग अलग कोर्ट को स्थिर किया गया। ये कॉर्नवालिस का रिफॉर्म है। ठीक है। बेंटिक विलियम बेंटिक का है सी। 4 प्रांतीय सिविल और क्रिमिनल कोर्ट खत्म कर दिए गए। हाँ, बेंटिक ने खत्म किए थे। ठीक है। क्या गए। लॉर्ड मेकाले का है डी। भारतीय कानूनों को कोडिफाई करने के लिए लॉ कमीशन को, जिसके परिणामस्वरूप आईपीसी और प्रोसीजर कोड बने। ठीक है। 38 अभी कथन ए ब्रिटिश न्यायिक प्रशासन ने भारत में बंदी प्रत्यक्षीकरण, कानून के शासन और कानून के समक्ष समानता के सिद्धांतों की शुरुआत की। सही है। ब्रिटिश शासन से पहले भारतीय समाज पूरी तरह से जाति आधारित था और कानूनी अधिकार सामाजिक स्थिति के अनुसार अलग अलग होते थे। ये इसका सही स्पष्टीकरण है। ठीक है। हाँ। 39 दावा ए सिंध में चार्ल्स नेपोलियन का नेपियर का पुलिस मॉडल बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज्ड था और सेना के साथ उनके औपचारिक संबंध यही है क्वासी मिलिट्री। ठीक है। ये भी सच है सर। 1861 की पुलिस एक्ट ने भारत के सभी प्रांतों के लिए आयरिश पुलिसिंग मॉडल को अपनाया। ये भी सही है, अभी हमने बात किया था, लेकिन इनकी व्याख्या नहीं मैच कर रही है ना। स्पष्टीकरण नहीं है। इसकी व्याख्या अगर होती कि वो क्वासी मिलिट्री थी तो वो सही हो जाती, या क्वासी पुलिस सही होता। सेंट्रलाइजेशन की व्याख्या नहीं करता। 40 भारत सरकार अधिनियम 1919 के बाद भारतीय सिविल सेवा के बारे में निम्नलिखित कदमों पर विचार करें। हाँ। आईसीएस अधिकारियों को ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज में बांटा गया। सही है। ये सर 1915 से 1924 तक 44% नए आईसीएस अपॉइंटमेंट भारतीय द्वारा भरे गए थे। ये भी सही है। इस समय भारतीयों की संख्या बढ़ी थी। ये सर। ठीक है। 1924 के लीग कमीशन ने सिफारिश की थी कि आईसीएस बैच में 40% यूरेनियम है। ये भी सही। यूरेनियम यूरोपियन 40%,
40% भारतीय और 20% प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज के प्रमोशन से होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। भारतीय अल्पसंख्यक ग्रुप्स को डायरेक्ट अपॉइंटमेंट्स के जरिए रिप्रेजेंटेशन किया जाना था। तो ये भी सही है। तो इसमें सारे सही है ना? यस। ठीक है। 41। मैं पढ़ूं भावना? हाँ, भावना पढ़िए। 41 भारतीय स्वतंत्रता के बाद विलय के दस्तावेज और ठहराव समझौतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार। फर्स्ट है, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट्स ने ये पक्का किया कि रियासतों में पहले से मौजूद एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था कुछ समय के लिए जारी रहे। ये सही है। सेकंड है, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन ने सभी रियासतों के लिए उनकी पिछली ऑटोनॉमी की परवाह किए बिना डिफेंस, बाहरी मामलों और कम्युनिकेशन पर कंट्रोल भारत सरकार को दे दिया। नहीं। गलत है। हाँ, नेक्स्ट। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ने राजाओं को तुरंत भारतीय संविधान से बनने के लिए मजबूर किया। सर मजबूर नहीं नहीं, किया, नहीं, छूट दी। हाँ। और शासकों से एक्स्ट्रा टेरिटोरियल अधिकारों की सुरक्षा का वादा किया गया और उन्हें धीरे धीरे डेमोक्रेटाइज होने दिया गया। ये सही है। ठीक है, तो इसमें जो तीसरा स्टेटमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का क्लॉज नंबर 7 है। 42 ब्रिटिश न्यायिक प्रशासन की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें और उनका भारत में उनके आधुनिक प्रभाव से मिलान करें। ब्रिटिश भारत के अंतर्गत विशेषताएं। फर्स्ट, न्यायालयों में पदानुक्रम की स्थापना। ये स्वतंत्रता के बाद न्यायिक पदानुक्रम को अपनाना, मतलब फर्स्ट का जो है वो यही है। सेकंड, कानूनों का कोडिफिकेशन, आईपीसी, सीआरपीसी वगैरह। ये आधुनिक संहिताबद्ध नागरिक और आपराधिक प्रक्रियाएं हैं। ये बी होगा। सही है। दूसरे का बंदी, प्रत्यक्षीकरण और कानून के शासन का परिचय। इसका सी होगा। नागरिक स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों का संरक्षण। ठीक है। और फिर भारतीयों की जज और मजिस्ट्रेट के तौर पर नियुक्ति। इसका डी होगा। न्यायिक प्रशासन में भारतीयों को शामिल करना। मतलब देखो, उतना डिफिकल्ट नहीं है, बशर्ते ये कि हाँ आपको समय लेगा, इसलिए थोड़ी स्पीड रीडिंग करेंगे आप लोग पेपर में। 43 ब्रिटिश भारत के तहत पुलिसिंग सिस्टम में हुए इन डेवलपमेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज। इसमें फर्स्ट होगा, कॉर्नवालिस ने एक रेगुलर पुलिस फोर्स बनाई और थानों को मॉडल बनाया। सेकंड होगा, ये चार्ल्स नेपियर ने सिंध में एक क्वासी मिलिट्री पुलिस। और इसके बाद होगा ये सेकंड वाला, 1861 का पुलिस एक्ट सभी प्रांतों में पुलिसिंग के आयरिश मॉडल को कॉडिफाई करता है। और फोर्थ होगा, फ्रेजर पुलिस कमीशन ने इंपीरियल और प्रोविंशियल सर्विस ब्रांच का सुझाव दिया। ठीक है। फिर ये ए, ठीक। 44 कंपनी ये और फौजीदार क्यों रखा। इसका फर्स्ट है, जमींदारों पर निर्भरता कम करना और कानून लागू करने का काम सेंट्रलाइज करना। ये सही है। सेकंड ऑप्शन है, पारंपरिक स्थानीय ढांचे को बनाए रखते हुए जिलों में पुलिसिंग को मजबूत करना। ये भी सही है। थर्ड है, विद्रोह को दबाने के लिए सेना तैयार करना। ये गलत है। ये उसका उद्देश्य नहीं था। ऑप्शन डी होगा, ए और बी दोनों। ठीक। 45 ब्रिटिश प्रशासन के तहत अधिकारियों को उनकी प्राथमिक जिम्मेदारियों से मिलाए। इसमें सर जो फौजदार वो मुगल कालीन कानून लागू करने वाले थे। कोतवाल शहर की पुलिसिंग करते थे। दरोगा 20-30 हथियारबंद पुलिस कर्मियों की निगरानी करते थे। और जो गांव के चौकीदारी गांव के लेवल पर सीधे कानून और व्यवस्था बनाए रखते थे। ये सब सही मिले हुए हैं, सब सही मिले हुए हैं। ये होगा। ठीक है। सर सही मिले हुए नहीं है। एक मिनट। सर फर्स्ट फौजदार है, उसका सी होगा। जो फर्स्ट फौजदार है उसका सी होगा। यस 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 यस, थोड़ा सा ठीक करेंगे। फर्स्ट फौजदार इसका सी होगा। कोतवाल का बी होगा। हाँ, और दरोगा का ए होगा। और गांव के चौकीदार का डी होगा। ये डी सही मिला हुआ है, बाकी 3 सही नहीं मिले, बाकी 1 और 3 सही नहीं मिले हुए। यस। ठीक है। 46 दावा ए, कॉर्नवालिस को ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के तीसरे पिलर के तौर पर पुलिस को फॉर्मल तौर पर बनाने का क्रेडिट दिया। ये सही है। सेकंड है, वॉरेन हेस्टिंग के अंडर दरोगा गांव के चौकीदारों की देखरेख करते थे और जिलों की सब यूनिट्स में कानून व्यवस्था बनाए रखते थे। ये दोनों बातें सही हैं, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। व्याख्या अलग अलग व्यक्तियों से संबंधित है। यस। 47
1857 के बाद भारतीय सेना में भविष्य के विद्रोह को रोकने के लिए अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से कौन से उपाय अपनाए? फर्स्ट है, भारतीयों को मार्शल और नॉन मार्शल जातियों में मार्शल ग्रुप्स की तरफ झुकाव करती थी, ये सही है। सेकंड है, सैनिकों को सांप्रदायिक और जाति आधारित कंपनियों में संगठित किया गया, ये भी सही है। थर्ड है, ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए सैनिकों को नेशनलिस्ट अखबारों और जनरल तक बिना रोक टोक के एक्सेस दिया, ये गलत है क्योंकि सिर्फ समाचार पत्रों पर प्रतिबंध था। और ट्रांसपेरेंसी कहाँ थे? यस सर, ट्रांसपेरेंसी भी नहीं थी। हाँ। फोर्थ है, 1857 में विद्रोह करने वाले इलाकों अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया को भर्ती के लिए ज्यादातर टाला गया, ये सही है। यस, इन जगहों में विद्रोह ज्यादा हुए थे इस वजह से। 48, 1857 से पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी के मुख्य काम इनमें से कौन से थे? सर, फर्स्ट है, भारतीय शक्तियों को वश में करना और आंतरिक नियंत्रण बनाए रखना, ये सही है। सेकंड है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा करें और उसके वर्चस्व की रक्षा करें, ये भी सही है। सही है। थर्ड है, एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश क्षेत्रों का विस्तार करना, ये भी सही है। फोर्थ गलत है क्योंकि सर इसमें जो है वो हस्तक्षेप से बचाना नहीं था, वो तो हस्तक्षेप करते ही थे। नेक्स्ट। 49। रुकिए, भावना का नेटवर्क थोड़ा डाउन है, कोई और पढ़ना चाहेगा? पूजा पढ़िए। यस सर। ब्रिटिश भारत में इंपीरियल पुलिस की संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, इंपीरियल पुलिस की दो ब्रांच थी, सुपीरियर पुलिस सर्विसेज और सबऑर्डिनेट पुलिस सर्विस, सही है। यह सही है। दूसरा है, इंस्पेक्टर जनरल किसी राज्य में सबसे ऊंचा पद होता था और भारतीय सेना में ब्रिगेडियर के बराबर माना जाता था, यह भी सही है। और तीसरा है, यूके में 1893 में डिस्ट्रिक्ट सुप्रीडेंट और असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सुप्रीडेंट की नियुक्ति मुख्य रूप से इंडियन सिविल सर्विस के लिए परीक्षा के जरिए होती थी, यह भी सही है। और चौथा है, सबऑर्डिनेट रैंक इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल में ज्यादातर यूरोपियन थे, यह नहीं, ये गलत है, इसमें ज्यादातर इंडियन थे, नीचे की पोस्ट थी ये। लास्ट। और ये सैप्रू कमेटी रिपोर्ट 1945 ने भारतीय संविधान में न्यायिक प्रावधानों को बनाने पर असर डाला, इनमें से कौन सी सिफारिशें उनकी सिफारिशों को दिखाती है? पहला है, फेडरल कोर्ट की स्थापना, आजादी से पहले सबसे ऊंची अदालत, यह सही है। दूसरा है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, यह भी सही है। तीसरा है, जजों की नियुक्ति सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा बिना सलाह की, यह गलत है। चौथा है, न्यायाधीशों की कार्यकाल और परिश्रमी का संरक्षण, यह सही है। हाँ, ये तीसरा गलत है, यानी कि जजों की नियुक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा बिना सलाह के नहीं होनी चाहिए थे, उसमें कार्यपालिका की सलाह आवश्यक थी। ठीक है, तो इस तरह से ये अपने आप में तीसरा गलत है। 1 2 4 सही है। क्वेश्चन में पूछा गया है गलत कौन सा है, तो गलत होगा केवल एक। आप लोगों में से किसके किसके क्वेश्चन इसलिए भी गलत हुए क्योंकि आपने इनकरेक्ट या गलत ये सब ध्यान नहीं दिया है? कोई ऐसा? हुए तो होंगे। एक क्वेश्चन हो गए थे। तो थोड़ा सा तेज पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। पेपर ऐसे बहुत कठिन नहीं था, कुछ क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग सकते हैं बिकॉज आपकी कवरेज नहीं थी, बाकी ओवरऑल पेपर जो है बैलेंस था। इसी तरह से यूपीएससी पेपर में भी कई बार इनोवेशन होते हैं, लेकिन फिर भी आपको जब भी 5 आउट ऑफ 5 लेवल का पेपर दिया जाएगा तो आप उसके लिए तैयार रहेंगे। 5 आउट ऑफ 5 डिफिकल्टी लेवल के भी पेपर आएंगे। ये तो अभी 4 आउट ऑफ 5 लेवल है, तो खैर हिस्ट्री में ही आएगा, वो कहीं भी आ सकते हैं, हर जगह आएंगे। सही बात तो यह है, इकोनॉमी में शुरुआत के 4-5 पेपर आएंगे तो वो 3 आउट ऑफ 5 के होंगे, फिर 4 आउट ऑफ 5, 5 आउट ऑफ 5 हो सकते हैं। ज्योग्राफी में भी यही होना है।
सर टेस्ट नंबर 30 का भी सॉल्यूशन पेपर दे देते हैं। टेस्ट नंबर 30 का दे देंगे, हाँ दे देंगे। तुमको सोल्यूशन पेपर क्या करना है? तुम तो अपना नोट्स तो बना ही रहे हो ना। सोल्यूशन पेपर तो हम सिर्फ हम डिस्कस तो बना रहे हैं, लेकिन जैसे इस वाले डिस्कशन के लिए हम तुमको पीडीएफ देते हैं। वो दे देना, हमको उसका प्रिंट निकलवाना है। नहीं नहीं नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, अपने हाथ से लिखो। एक तो नंबर नहीं आ रहे, उसमें तुमको प्रिंट निकलाना है हर चीज़ का। हाथ से लिखो, पॉइंटर सब लोग हाथ से बनाएंगे। ये रेडीमेड वाला काम करता नहीं है। तुम लोग बस सर 150 बना रुपये है, 150 रुपये करके फोटो कॉपी ले आते हो, सोचते हो वो पढ़ाई हो गई। पॉइंटर बनाओ, पॉइंटर हम देखेंगे। ये सर पॉइंटर बना है, लेकिन इसमें क्या है ना कि इसका नोट्स नहीं बना है, तो किसी किसी का बड़ा हो जाता है तो तो लगता है नोट्स कि नोट्स ठीक। नोट्स बनाओ ना, उसमें जाके सोल्यूशन में जाके। हाँ नहीं, बना है। नहीं बना तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये सिर्फ हम ओके सर। डिस्कशन के लिए देते हैं, तुमको अब डिस्कशन के लिए भी नहीं देंगे। नहीं ऐसा नहीं करिएगा हाँ तो। चलिए ठीक है। हाँ और सर जैसे इसलिए बोल रही हूँ ना कि हाँ बोलो बोलो, बात पूरी करो पूरी। सर जो क्वेश्चन सही हो जाते हैं ना तो उनका पॉइंटर में छूट ही जाता है, उसका बना ही नहीं पाते हैं, नहीं तो सोचते एक बार आप कम से कम ऐप में जाके देख लिया करिए कि कौन सा तुम्हारा तुक्के से सही हो गया है, ठीक है। ओके सर। पीडीएफ तुम और नहीं देखोगे, तुम्हें लगता है कि तुम देखोगे, देखोगे नहीं। पीडीएफ इतना बड़ा होता है कि तुमको तुम्हारा अटेंशन पूरा बिगड़ जाएगा। कितने पेज का पीडीएफ है ये वाला, एनी गेस? सर 50 50 के आसपास होगा, या इसमें लिखा नहीं क्या? 50 पेज का। हाँ, अब समझ लीजिए, तुम क्या दोबारा खोलोगे? ऐप आसान है। ओके सर। चलिए ठीक है, सब लोग पॉइंटर बनाएं। किसी भी दिन आप लोग के पॉइंटर चेक किए जाएंगे। 3 बजे से एनवायरमेंट की, एक बात बताओ मेरे को, एनवायरमेंट की क्लास एकदम बढ़िया चल रही ना आप लोग के? ये हाँ, हमने आपसे कहा था यस सर। एनवायरमेंट की क्लास में एक लेवल होगा। जैसा दिल्ली की कोचिंग पढ़ाती हैं वैसा नहीं, थोड़ा सा अलग तरीके से चीज़ें चल रही हैं, और अच्छे से करोगे आपके नंबर बढ़ेंगे। इंग्लिश से दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि वो मोस्टली बाइलिंगुअल हो रही है ना, ज़्यादा उसमें इंग्लिश के टर्म्स रहते हैं, तो दिक्कत तो नहीं हो रही उससे, नहीं सर। ठीक है। मैम हाँ, वो हमने मैडम को बोला हुआ है कि आप लोग थोड़ा सा मतलब हिंदी पे भी फोकस करिएगा, लेकिन इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं थोड़ा आपको परेशान कर सकते हैं, तो आप वहीं पे पहुँच लीजिए क्लास में ही, ठीक है ना। चलिए, सर मुझे कुछ बोलना है। हाँ बोलो। सर कल की द हिंदू की पीडीएफ शेयर कर देना, आपने मुझे वो रिकॉर्डिंग सेशन में करने के लिए बोला था, लेकिन मेरे पास पीडीएफ नहीं है। अच्छा ठीक है, मेरे को याद दिलाना चाहिए था फिर, ठीक है। तो कल मैसेज करना, बट आई थिंक आपने देख। मैं करता हूँ इसको। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर वो ग्रुप में भेज दीजिएगा ना, पीडीएफ आप भेज दोगे। ठीक ठीक ठीक। और सर वो रिकॉर्डिंग के बारे में बात करनी थी ना, आप बोले थे क्लास कितने बजे से करना है बताओ? 1 से 3 करना है? तो सर सही रहेगा, और मेंबर से पूछ लीजिए। आप लोग डिस्कस कर लो, आप लोग डिस्कस कर लो, चाहे 6 बजे की बात कर लो, चाहे अभी कर लो, ओके सर। ठीक है। अभी करना हो तो हम इसको लिंक खुला छोड़ दें। चलिए, जैसा आप होगा हमको फ़ोन करके बताइए। ओके सर। थैंक यू। ओके सर।